बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मुकालमा टीवी की सेकंड ग्रेड डिबेट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मेरे साथ हैं एहसन मलिक, मुल्क के जो नामवर तज्ज़ियाकार कह लें इनको, और रियल एस्टेट सेक्टर के हवाले से गहरी नज़र रखते हैं। मुकालमा टीवी के रेफरेंस से और पावर एफएम 99 रेडियो स्टेशन और रेडियो न्यूज़ नेटवर्क के हवाले से ये सेकंड ग्रेड डिबेट है, जो बजट और इकानमी के हवाले से आपकी खिदमत में पेश की जा रही है। और आज की इस ग्रेड डिबेट में हमने जो इस्लामाबाद की सहाफ़त के उफ़क़ के बड़े रोशन सितारे इकट्ठे किए हैं एहसन साहब, और ख़ैर एक चाँद भी है उसमें, उसका भी तारुफ़ कराएँगे। तो उनसे हमने बात करनी है बजट और इकानमी के हवाले से। इससे पहली जो ग्रेट डिबेट थी, उसमें हमने बहुत सारे इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स को बुलाया था और उनसे बातचीत की थी। तो सबसे पहले हम तारुफ़ से आगाज़ करते हैं एहसन साहब, तो आप फर्स्ट हैंड से तारुफ़ करते हैं पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे राइट साइड पे सबसे पहले खलीक कैनी साहब बैठे हुए हैं, जो कि डॉन में सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। उसके बाद शेब निज़ामी साहब हैं, जो एआरवाई के इकोनॉमी के सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, और उनके साथ शहबाज राना साहब हैं मेरे भाई, और जो कि एक्सप्रेस ट्रिब्यून एक्सप्रेस के सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। और अब लेफ्ट हाँ, इधर हमारे साथ हैं जनाब शकील अहमद साहब, समा टीवी से हैं, इकोनॉमिक रिपोर्टर हैं सीनियर। सारा हसन है, वॉइस ऑफ अमेरिका से वाबस्ता रही और बड़ी ज़बरदस्त इकोनॉमिक रिपोर्टर हैं, और ग्लोबल इकोनॉमी के हवाले से, वर्ल्ड इकोनॉमी के हवाले से भी गहरी नज़र रखते हैं। और साथ वो जिनका हम कह रहे थे कि हमारे चाँद हैं, मेहताब हैदर साहब, दी न्यूज़ से वाबस्ता हैं जनाब, सीनियर इकोनॉमी के रिपोर्टर हैं, और जियो न्यूज़ पे भी अक्सर आप इनको देखते रहते हैं। तो सबसे पहले तो हम आगाज़ करते हैं, सब आप लोगों का शुक्रिया जनाब, आप तशरीफ़ लाए अपने कीमती वक़्त निकाल के, कि एक तो जो शहबाज साहब, शकील साहब, मेहताब साहब और खलीक साहब ख़ास तौर पे सीनियर मोस्ट हैं आप। ये एक बहस हम देखते हैं, बल्कि क्रेडिट देख रहे हैं, काफ़ी अरसे से गवर्नमेंट लेने की कोशिश कर रही है, और इंटरनेशनल जो रेटिंग एजेंसी है, वो भी हम देखते हैं कि सपोर्ट कर रही हैं कि इकॉनमी, वो कह रहे हैं कि बड़ी बेहतर हो रही है इस मुल्क की आहिस्ता-आहिस्ता, और ग्रोथ रेट जो है वो भी इम्प्रूव कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जब हम मैसेज के पास जाते हैं, अवाम के पास जाते हैं, तो हम देखते हैं कि वो उस तरह से अभी हमें खुशहाल नज़र नहीं आते। तो क्या एक थोड़ा-सा अगर आप 2-2 3-3 मिनट में सम अप कर दें कि जो पाकिस्तान की इकॉनमी के जो क्लेम्स हैं गवर्नमेंट के या इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज़ के, वो किस हद तक सही हैं, या उनकी मुताबिकत कितनी है जो पाकिस्तान के अवाम की ग्राउंड रियलिटी है उससे? तो आगाज़ खलीक साहब आपसे करते हैं। अ, सर बुनियादी तौर पे इस हद तक तो यानी एक बेंचमार्क अगर आप लेंगे और उसके सब्सिक्वेंट जो साल था फिस्कल ईयर, तो 29-30% की इन्फ्लेशन थी। तो जो गाड़ी 29 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ़्तार से चल रही थी, वो अब कम होके अगर 2-4% के ऊपर आ रही है या उससे भी नीचे आ रही है। तो वो जो थ्रस्ट था ग्रोथ ऑफ इन्फ्लेशन का, वो तो कम हुआ। तो लिहाज़ा वो बेंचमार्क इतना बड़ा है, बेस इतना बड़ा है कि अब आपको लगता है कि जैसे गाड़ी रुक गई है, हालाँकि गाड़ी रुकी नहीं है। और लोगों की सेहत के ऊपर अभी तक उस वक़्त तक असर नहीं पड़ेगा जब तक ये सस्टेनेबल ना हो, अगले 2-3 और मेबी 4 साल तक अगर ये सस्टेनेबल ना हो, तो लोगों की जो परचेज़िंग पावर है वो तो इम्प्रूव नहीं हुई, और वो इम्प्रूव इतना जल्दी हो भी नहीं सकती। जब इकॉनमी ग्रो कर रही हो आपकी द 1% के ऊपर, 1.5% के ऊपर या 2% के ऊपर, और साथ दूसरी तरफ से इन्फ्लेशन इतनी बड़ी साथ चल रही हो, तो ये एक्सपेक्ट करना कि 1 साल में या 6 महीने में लोगों की सेहत के ऊपर असर पड़ना शुरू हो जाएगा, ये अनरियलिस्टिक होगा। और मेरा ख़्याल है सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग बात भी यही होगी कि ये जो यानी एक अंदर से एक ख़्वाहिश होती है ना कि जो जल्दी से लोगों के हालात, ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। अगर इस ट्रेंड की तरफ जाएँगे, आपको याद होगा कि पीटीआई की गवर्नमेंट जो थी बड़ी अच्छी चल रही थी पहले 2.5-3 साल, जब तक कोरोना को आप अगर ज़हन में रखें कि वो भी हो रहा था, ग्लोबल डाउन टर्न भी था। तो एक एटलीस्ट वो जिसको कहते हैं ना कि मरीज़ पकोल हफ़ीज़ शेख साहब का एक मरीज़ ज़िंदा तो था, कम से कम आईसीयू में था लेकिन ज़िंदा था। उन्होंने कहा कि नहीं, इसके ऊपर तो आप लोगों को क्या दे देंगे, आपकी पॉलिटिकल डेथ है, ये अपनी इकॉनमी ग्रोथ खत्म हो गई है वगैरह-वगैरह। तो उसको जो उन्होंने थ्रस्ट दिया, जो उसको इंजेक्शन दिया, उसका नतीजा ये होगा कि उस वो जो चैलेंज था, वो जो शॉक था, उस शॉक से हम आज तक निकलने में कामयाब नहीं हुए। आपकी इकॉनमी में वो जान नहीं थी, जो आपने उससे आउटपुट लाने की कोशिश की है। तो मेरा ख़्याल है ये वो टाइम है कि जिस वक़्त हम इस चीज़ को कम से कम एक्नॉलेज कर लें कि वो जो नेगेटिव सेंटिमेंट था, इकॉनमी रोज़-बरोज़ नीचे जा रही थी, हम कह रहे थे डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, अपनी इन्फ्लेशन 29% के ऊपर चली गई है, साथ हम देख रहे थे कि जी श्रीलंका में तो 50% के ऊपर हो गई है, फिर वहाँ डिफ़ॉल्ट हो गया। तो हम एटलीस्ट वो वाली कंडीशन जो थी, उससे निकल आए हैं। और अगर इसके ऊपर हम सस्टेन कर जाएँ, इसके ऊपर कंसिस्टेंट रहें, ये जो टेंडेंसी है छलांग मारने की कि जी हमारे हालात कल ठीक हो जाए,
पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन कठिन एक हो। होती है ना, हाँ जी। जिसको हम कहते हैं जल्दी-जल्दी हम हाँ जी। और कॉन्ट्रमाइन करना है हमने, तो हम जल्दी-जल्दी कुछ कर लें तो आगे। हाँ जी, इसको कंटेन करना पड़ेगा। शुभ जी शुभ भाई। मेरा ख़्याल है जो कैन साहब ने बात की वो बिल्कुल ऐसे ही जो हम इन्फ्लेशन का नंबर देख रहे हैं, वो बज़ाहिर हमें लग रहा है कि ये नंबर जो है ना वो बहुत नीचे है और बड़ा नंबर बड़ा जो है वो समझें गोल्डन नंबर है। लेकिन प्रैक्टिकली जो 40% तक चीज़ें पहुँच चुकी हैं, ये उसके ऊपर इंक्रीज़ है। और उसमें जो सबसे बड़ा ज़ुल्म ये है कि जो चीज़ें पेरिशेबल हैं, वो तो किसी हद तक कम होती हैं, लेकिन वो तमाम की तमाम चीज़ें जो कि स्टॉक हो सकती हैं और स्टोर हो सकती हैं, उनके अंदर किसी किस्म का कोई रिलीफ़ नहीं है। ये आप इसके अंदर जो जितनी भी जैसे हमारे सिर्फ़ जो सब्ज़ियाँ हैं, उनमें कुछ आपको कमी नज़र आएगी। उसकी 2 वजूहात हैं। नंबर 1 तो एक तो लोगों की बाइंग बाइंग पावर नहीं है। दूसरी बात कि जो लोगों के खाने के ट्रेंड्स हैं, वो भी चेंज हो गए। जो पाकिस्तान में अमीर तरीन लोग हैं, उन्होंने ये सब्ज़ियाँ खानी ही छोड़ दी हैं। इनके पिज़्ज़ों में थोड़ी बहुत डलती है, तो वो डलती है या किसी सैलेड्स के अंदर। बाकी गरीब लोग जो हैं, वो उनके यहाँ सब्ज़ियाँ इस्तेमाल होती हैं। इवन मिडल क्लास के जो भी नए बच्चे हैं, जो नई हमारी नई जनरेशन है, इनके यहाँ भी जो है ना वो ट्रेंड्स चेंज हो गए। रोटी ख़त्म हो गई है, दालें ख़त्म हो गई हैं, सब्ज़ी ख़त्म हो गई है, पास्ता का इस्तेमाल है, जंक फूड का इस्तेमाल है। और अगर इसी वजह से जो हमारा किसान है, उसको अपनी जो वो काश्तकारी की कीमत है, वो भी उसको नहीं मिल रही। उसको लाले यही पड़े हुए हैं और हमने देखा है ऐसी बेहिसाब वीडियोज़ के लोग जो है सब्ज़ियाँ अपने रेहड़ियों से फेंक के चले गए। इस हद तक भी रेट गया है। मतलब टमाटर भी ₹5 किलो हुआ है, प्याज़ भी ₹10 किलो हुई है और अभी भी यही सूरत-ए-हाल है कि उनको उनकी प्राइस ही नहीं मिल रही है। वो तमाम के तमाम उन चीज़ों के ऊपर है जो स्टोर नहीं हो सकती। अच्छा, जो स्टोर हो सकती हैं, उनके अंदर कोई किसी किस्म का कोई रिलीफ़ नहीं है। आप पर्स लेने जाएँ, बैग लेने जाएँ, बेल्ट लेने जाएँ, कंस्ट्रक्शन का तो कोई रेगुलेटर ही नहीं है, कोई हाल ही नहीं है। जब जाएँगे आपको हर चीज़ एक नए रेट के ऊपर हर जगह से मिलेगी और हर बंदे का अपना मनमाना रेट होगा। यही हाल तमाम के तमाम ऐसी चीज़ों में कपड़े के अंदर देख लें, जूते के अंदर देख लें, किसी किस्म का कोई रिलीफ़ हमें नज़र नहीं आया कि जी जूता सस्ता हो गया हो, कपड़ा सस्ता हो गया हो या बच्चों के स्कूल की जो आइटम्स हैं, स्टेशनरी आइटम्स हैं, वो सस्ती हुई हो या स्कूल में बच्चों की फ़ीसें कम हुई हो, किसी किस्म का यहाँ हमें कोई रिलीफ़ नज़र नहीं आता। ऊपर से फिर हमारा एलएसएन ने जो मादापुर के किराए भी नहीं है। जी, जी, किसी तरह की वो रिलीफ़ नहीं आ रहा। तो जो मेन खर्चा जो हमारा अगर कोई थोड़ा बहुत बच भी जाता है सब्जियों से, उससे हमारा किसान मुतासिर होता है। फिर गवर्नमेंट ने ये किया कि इन्होंने वो ₹700 की व्हीट नहीं खरीदी पिछले साल। वो पैसा जो किसान लेके मार्केट में आता और वो आके अपने बच्चों की शादियाँ करता, गाड़ियाँ खरीदता, मोटरसाइकिल खरीदता, वो भी नहीं हुआ। वो व्हीट पता नहीं अल्लले-तल्लले कोई किस तरह से लोगों ने वो टीएम साहिबा ने कहा है ना कि मैं किसानों का साथ नहीं छोड़ूंगी। वो तो 5,000 रुपए पर एकड़ तो एक स्कीम अनाउंस की है और इसमें नहीं, असल में ना इन चीज़ों को आपको फ़ेज़ आउट करने के लिए कुछ मरहले ज़रूरी हैं। एकदम से आप फ़ेज़ आउट नहीं कर सकते। क्योंकि यही चीज़ यही ₹700 लोग लेके गाड़ी खरीदते हैं, मोटरसाइकिल खरीदते हैं, शादियाँ करते हैं बच्चों की, ज़मीनें खरीदते हैं, कंस्ट्रक्शन करवाते हैं घरों की। ये तमाम की तमाम हमारी एक्टिविटी जनरेट कर रही होती है ना, जो नहीं होती। ये जो सब्जियों की भी आपने बात की शेख साहब, ये भी मैंने देखा कि सीज़नल इश्यूज़ हैं। अभी ईद आ रही है तो आप देखिएगा कि चीज़ों की कीमतें बढ़ जाएँगी, सब्जियों की, मसालों की, इस तरह की वेजिटेबल्स की, टमाटर अदरक ले नहीं होगी तो कम हो जाएँगी। तो उस वक़्त भी कोई कंट्रोल नहीं गवर्नमेंट का हमें नज़र। नहीं, मैं आपकी बात से लाख थोड़ा-सा छोटा माज़रत के साथ, इस वक़्त हमेशा जब बकरा ईद आती है, चिकन की कीमत कम होती है। अभी इनको जुर्माने लगे हैं 15 करोड़ रुपए के और अभी 2 दिनों में चिकन जो है ₹100 किलो महँगा हो चुका है। क्यों भई? इसलिए कि अब ये मनमाने रेट, हर चीज़ के ऊपर मनमाने जिसका जहाँ बस चलता है, इस कंट्रोल मैकेनिज़्म नहीं है। किसी किस्म का कंपटीशन कमीशन में किसी हद तक 4-6 साल बाद तो उन्होंने फैसला किया। 6 साल बाद तो जुर्माना लगाया गया। तो इस हद तक तो प्राइसेज़ कहाँ से कहाँ ले जाते हैं। अगर अरबों रुपए कमा के करोड़ों का जुर्माना दे भी दें, कौन-सा घाटे का सौदा है। शहबाज साहब, क्या आप वाक़ई समझते हैं कि इकोनॉमी जो गवर्नमेंट क्लेम करती है कि आईसीयू से निकल रही है, या वो जो अब इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज़ कह रही हैं करिश्माती मौज़े होना शुरू हो गए हैं, क्या वाक़ई होना शुरू हो गए हैं? देखिए, एक हमें ना थोड़ा-सा अपना इन हाउस अपने ऊपर एतमाद ज़्यादा होना चाहिए। वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, मूडीज़, एस&पीज़, फिच इनके अपने-अपने एजेंडाज़ होते हैं। हम इसलिए रिपोर्ट करते हैं, हम जब इनकी रिपोर्ट्स आती हैं तो हम उसका वेट भी करते हैं, उस पे रिपोर्ट भी करते हैं। लेकिन उसकी एक अपनी पॉलिटिकल इसकी एक वैल्यू होती है, उनके कमेंट्स की। अगर आप ओवरऑल देखें कभी होता था कि आईएमएफ जो है, वो पाकिस्तान के जो मसाइल थे उसका हल होता था। अब जो आईएमएफ और पाकिस्तान के मसाइल की वजह है, वन ऑफ द रीज़न्स है जो पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स है ना, उसमें आईएमएफ एक वजह है जिसकी सबसे बड़ी एग्ज़ाम्पल आपकी जो आपका पावर सेक्टर है, जिस तरीके से उन्होंने नुकसानात को फिस्कलाइज़ किया, नुकसानात को जो सेक्टर के जो लॉसेस थे उसको तो नहीं रोका, लेकिन उसको पूरा करने के लिए बिजली की कीमत बढ़ा दी।
तो या फिर उन्होंने ये किया कि बजट से सब्सिडी दिलवा दी, जो बजट से सब्सिडी दिलवाई, उधर से टैक्सेस बढ़ा के उसको पूरा करवाया गया। तो उनकी वजह से हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। तो एक तो ये इनको इतना सर पे बैठाने की जरूरत नहीं है, बट येस बट गिव रिपोर्ट्स, उसकी अपनी एक वैल्यू होती है। गवर्नमेंट क्या कह रही है, गवर्नमेंट के जो एक नैरेटिव है उसमें कुछ सच्चाई जरूर है, जो कियानी साहब भी अभी बात कर रहे थे। अगर आप आज से ऑलमोस्ट 2 साल पहले कंपेयर करें, $3.5 अरब के आपके घर मुल्क की ज़र-व-मामला के ज़खायर थे। आज आप जैसे भी है, मांग-तांग तो पहले भी रहे थे। आज आपके $11 अरब के से ज़्यादा के हो गए जब से आईएमएफ की जो केस था ये, तो आप बेहतर हो गए। महँगाई बढ़ने की रफ़्तार अगर 39% पे गई थी मई 2023 में, तो वो अब कम होके आपकी एवरेज अभी भी को पौने 5% है, वैसे 0.3% पे आ गई है। आपका फिस्कल बैलेंस जो 7-8% पे जाके हिट कर रहा होता था, वो 6-7% की रेंज में आ गया। तो इंडिकेटर जो इशारे हैं, जिससे लगता है कि जो दिवालिया होने की बात थी, वो नहीं हो रही, आईएमएफ की एक छतरी आपके सर के ऊपर आ गई है, तो आपको बेहतरी लग रही है। ये है पार्ट 1। जो पार्ट 2 है, वो ज़्यादा परेशान कुन है। पार्ट 2 है अबाउट द पीपल, अबाउट द इकोनॉमी एंड अबाउट द बिज़नेसेस। अब ये जो भी हुकूमत जो नताइज हासिल कर रही है, इम्पोर्ट्स को रोक के खर्चे तो खैर कम नहीं कर रहे, टैक्सेस बढ़ाकर, उसकी कॉस्ट है। पहली कॉस्ट उसकी पे की आपके इंडस्ट्रियल सेक्टर ने, जो 3 साल से मनफी ग्रोथ दे रहा है। जब इंडस्ट्रियल सेक्टर आपका ग्रो नहीं करेगा, तो नौकरियाँ पैदा नहीं होंगी, नौकरियाँ पैदा नहीं होंगी, तो आपको घरों में पैसा नहीं जाएगा, आपको तकलीफ होगी। दूसरा इसका जो ज़राअत का है, अब ज़राअत में हुकूमत का जो प्रिंसिपल असूली तौर पर जो फ़ैसला था, वो ठीक था। जो उन्होंने एक किसान से इमदादी कीमत मुकर्रर करके गंदम नहीं खरीदी। जब तकरीबन आपकी ₹2,500-3,000 के आसपास गंदम थी फ़ी मन, जिसको सियासी वजूहात की बिना पर इलेक्शन से थोड़ा पहले उसको ₹3,900 फ़ी मन कर दिया गया, इसकी कोई तुक नहीं बनती थी। उसके बाद कीमत ₹3,900 थी और शहरी इलाकों में ₹5,500 की गंदम बिक रही थी, तो ये किसानों की तरफ से ज़्यादती थी। अब उसका नतीजा ये निकला कि उसका एक रिएक्शन आया। दिस वाज़ बिटवीन द अर्बन वोटर्स एंड द रूरल वोटर्स। तो अर्बन वोटर ने रिएक्ट किया, गवर्नमेंट ने पॉलिसी रिवर्स की। ये तो इसका था एक पॉलिटिकल एंगल। जो इसका इकोनॉमिक एंगल था, जहाँ पे हुकूमत पंजाब ठीक थी, वो ये था कि अब जो गंदम खरीदी जाती है, बैंक से कर्जा लेके ही खरीदी जाती है। जो कर्जा है उसके ऊपर सूद है। सूद के ऊपर अच्छी खासी 100 से ₹150 की सालाना अदायगी हो रही थी, तो कोई वजह नहीं बनती थी। इनको करना जो चाहिए था, जो उन्होंने नहीं किया, कि ये इसको यकदम ये चीज़ ख़त्म ना करते, उसका 2 साल 3 साल का प्लान देते। किसान के पास ऑप्शन होती है उसने क्या करना है क्या नहीं। जब जब यकदम ख़त्म कर दिया, तो वो इन्होंने गलत किया। हाँ, इमदादी कीमत ज़रूर मुकर्रर करते, इंटरवेंशन प्राइस इमदादी कीमत ना करते, एक मुदाखलती कीमत कर देते कि जी अगर इस कीमत से नीचे गई तो हम खरीदेंगे, वरना नहीं खरीदेंगे। वो इन्होंने काम नहीं किया। ये जो एक आपको मार्केट के अंदर सब्जियों की कीमत में कमी नज़र आ रही है, उसका एक फैक्टर ये भी है कि जो फार्मर है, वो जो कैश क्रॉप थी, आपका गन्ना था, आपकी गंदम थी, उसने ग्रेजुअली वो बहुत ज़्यादा ना एक उसने सब्जियों की तरफ शिफ्ट किया है। उसकी वजह से जो सब्जियों की सप्लाई हुई है, वो बेहतर हुई है। जब सप्लाई बेहतर हुई है, तो रेट्स कम हो गए। थोड़ा-सा एक इम्प्रूवमेंट जो उन्होंने करने की कोशिश की है। वैसे तो आपको पता है कि जो फार्म के ऊपर जो एक कीमत होती है किसी सब्ज़ी की और जो मंडी के अंदर होती है, उसमें बहुत फ़र्क होता है। फिर भी जैसे इस दफ़ा रमज़ान में था, जो इस्लामाबाद के अंदर आपके जो अतवार बाज़ार हैं और जो आपके सस्ते बाज़ार हैं, वहाँ पे उन्होंने कोशिश की है कीमतें कम करने की। तो कुछ चेक्स करने की कोशिश की है, बट वो इतना नहीं इफ़ेक्टिव और इतना स्मॉल स्केल के ऊपर। अब हर बंदा तो नहीं जा रहा ना, वो जाके अतवार बाज़ार से, मंगल बाज़ार से खरीद रहा है। बाकी आपकी जो गली के आपके घर के करीब जो मार्केट है, वहाँ से खरीद रहे होते हैं। तो इन नटशल अगर आप देखें इन सारी चीज़ों को, दिवालिया होने का खतरा जो था वो टल गया वक़्ती तौर पर, ज या एटलीस्ट जब तक आपका आईएमएफ की आपके ऊपर छतरी है। बाकी चीज़ें इम्पोर्ट्स के ऊपर कंट्रोल और उसकी वजह से चीज़ें बेहतर हुई हैं। लेकिन ये सस्टेनेबल नहीं है, जब तक जो इक़दामात करने हुकूमत कर नहीं रही, इसकी जो कीमत है वो आम आदमी ने पे की है, तो इसलिए आपको तकलीफ़ नज़र आ रही हैं। दूसरी साइड पे जो बेनिफिट्स हैं वो उसको बैलेंस आउट कर देते हैं। शुभ साहब जी बेसिकली तो हम आईएमएफ के प्रोग्राम के अंदर हैं और उसमें 3-4 ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिनके ऊपर हमने अमल करना ही है, उसको फॉलो करना है। आपने टाइट मॉनेटरी पॉलिसी है, फिस्कल पॉलिसी है, फिर आपका एक्सचेंज रेट है फ्लेक्सिबल, फिर उसके अलावा आईएमएफ ये कहता है कि यूटिलिटी बिल्स जो हैं, वो आप कंज्यूमर से रिकवर करें, आप लॉसेस जो हैं वो रिकवर करें। तो ये तो एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क है, लेकिन मेरा अपना ख़्याल ये है कि अवाम को रिलीफ़ देने के लिए वो जो एक पॉलिटिकल विल होती है ना, जो संजीदगी, वो नज़र नहीं आती। ये जो एलीट कैप्चर है हमारे मुल्क में, जो अमीर तबका है, जब इनके अपने मफादात की बात आती है, तो ये रातों रात बिल भी पास करते हैं, वो तमाम बेनिफिट्स लेते हैं, इंसेंटिव्स लेते हैं। अभी आप देखें, प्रोविंशियल असेंबली असेंबली में कोई 860% उन्होंने सैलरीज इंक्रीज़ की, मेंबर्स की, मिनिस्टर्स की, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर। फिर उसके बाद आप देखें सेनेट, नेशनल असेंबली,
फिर फेडरल मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर, सबकी सैलरीज इंक्रीज़ हुई हैं। दूसरी तरफ जो लो से स्केल एम्प्लॉइज़ हैं ग्रेड 1 से 16 तक, उनको इन्होंने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है जनाब। उनको कहते हैं जी आईएमएफ ऊपर देख रहा है, उसका डंडा है, हम आपको इंसेंटिव नहीं दे सकते, डिरेल हो जाएगा प्रोग्राम। हाँ, बजट में दे ठीक है जी। तो फरवरी में उन्होंने यहाँ पे धरना दिया, प्रोटेस्ट किया, उनसे ज़ुबानी वादा किया, रिटन एग्रीमेंट किया, लिख के दिया गवर्नमेंट ने कि आपको बहुत जल्द हम रिलीफ देंगे। लेकिन अब नया बजट आने वाला है तो अभी तक उनको बस वो दिलासे और तसल्लियाँ हैं। और दूसरा ये कि अगर आप इतने ही संजीदा हैं, इतनी अच्छी आप मैनेजमेंट कर रहे हैं, आप कहते हैं जी बड़ी स्टेबिलिटी आ गई है, इकोनॉमी अपने पाँव पे खड़ी हो गई है, तो आप एक जो गरीब तबका है जिसके लिए आपने 37,000 मिनिमम वेज रखा, आप उसको तो इंसाफ दिला नहीं सके। इस मुल्क के अंदर सरकारी इदारे, निजी इदारे 8-8, 10-10 हज़ार रुपए टीचर्स को सैलरी दे रहे हैं महीने की, ठीक है? आप महँगाई में कमी की बात करते हैं, ₹60 से चीज़ अगर 100 पे चली गई तो वो वापस 60 पे तो नहीं आई, वो 101 या 102 पे है, ठीक है? तो आपने एक किस्म उसको रोका कि उसकी रफ़्तार कम हो गई, लेकिन वो इन्फ्लेशन नीचे तो नहीं आई, परचेज़िंग पावर लोगों की इरोड हो गई, ख़त्म हो गई। तो आप मेरा ख़्याल ये है कि पॉलिटिकल विल नहीं है लोगों को रिलीफ़ देने के लिए, लोगों को दिलासे तसल्लियाँ। अभी एक रिलीफ़ बन रहा था पेट्रोलियम प्राइसेज़ के ऊपर। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर प्राइसेस नीचे आ रही हैं। आपने क्या किया? आपने कहा जी हम आपको देंगे, इलेक्ट्रिसिटी में प्राइसेस डाउन करेंगे। फिर आपने कहा जी बलूचिस्तान की सड़कें बनानी हैं, उन पैसों से। आप देखें ये मज़ाक में, इट्स अ जोक। तो जब आप रिलीफ़ देने के लिए तैयार ही नहीं हैं, आपने लोगों को उन्हीं कहानियों के अंदर उलझाया हुआ है और आईएमएफ का डंडा आपके ऊपर है। जो आईएमएफ कहता है वो आप करते हैं। जो लोगों की मंशा है, जो उनकी विल है, जो उनके बेनिफिट में चीज़ें आती हैं, वो आप करने को तैयार ही नहीं हैं। अभी आप देख लीजिएगा नया बजट आ रहा है, इसके अंदर इनके पास कुशन ही नहीं है रिलीफ देने के लिए लोगों को, सिर्फ ये वादे करेंगे। क्योंकि आपका 3 डीज़ अगर आप देख लें, डिफेंस, डेट सर्विसेज, फिर आपका डे टू डे अफेयर्स, गवर्नमेंट चलाने के लिए सिविल गवर्नमेंट, पेंशन, ये 3-4 आप खर्चे निकाल दें, पीछे आपके पास बचता ही कुछ नहीं है। ठीक है, तो आपने इंडस्ट्री को क्या रिलीफ देना है, अपने एग्रीकल्चर को क्या देना है, ठीक है जी। तो आपने आम आदमी को, एक सैलरीड क्लास है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा बर्डन डाला हुआ है, उसको क्या रिलीफ देंगे आप? ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा, एक तरफ रिलीफ देंगे, दूसरी तरफ वो स्लैब ऊपर-नीचे करके उसको एडजस्ट कर लेंगे। आप कह रहे हैं जी इन्फ्लेशन नीचे आ गई, 0.3% है, 6 डेकेड्स की लो है। लेकिन होगा क्या कि एक्चुअली जो कोर इन्फ्लेशन है वो तो 7 टू 9% है। तो कोर इन्फ्लेशन के लिहाज से अगर आप देखें तो आप 10% रिलीफ दे देंगे, आप मैक्सिमम बहुत हुआ तो 15% कर देंगे, लेकिन उसको आप फिर बैलेंस आउट करेंगे कहीं न कहीं। तो अल्टीमेटली मुझे नहीं लगता इस बजट के अंदर आवाम को कोई ख़ास रिलीफ मिलेगा। जब तक आईएमएफ प्रोग्राम के अंदर आप हैं, आप इसी तरह टाइट रोप पे चलते रहेंगे और नियर फ्यूचर में कोई इस तरह की चीज़ नज़र नहीं। स्किल भी आपको ऐसा फील नहीं आती कि हमारे जो नेगोशिएटर हैं आईएमएफ के साथ, वो मतलब वेल ट्रेन नहीं है, या वो अच्छे नेगोशिएटर नहीं है एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। मतलब बाकी दुनिया में जितने लोग भी आईएमएफ के साथ नेगोशिएट करते हैं, जितना अगर इसको पंजाबी में एलैबोरेट करें कि जितना नीचे लग के हम बातें मानते हैं, इतना दुनिया में और तो कोई नहीं है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आप हमारे जो नेगोशिएटर्स हैं, जो प्लानिंग कर रहे हैं लोग, जो इतने बड़े-बड़े ज़हीन दमाग बैठे हुए हैं, यही हुकूमतें पिछले 10 साल के अंदर 5.7 ट्रिलियन रुपीज़ का लॉस कर चुकी हैं सरकारी इदारों के अंदर। पीएई, स्टील मिल, आपका पावर सेक्टर ब्लीडिंग हो रही है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स रुपीज़ के आपके लॉसेस हैं। उसको तो ये कंट्रोल नहीं कर सके। आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी हालत देखें, दासू डैम जो है, इसके अलावा दयामिर बादशाह डैम, नीलम झेलम, आपकी उसकी कॉस्ट कहाँ पे गई है? अगर कोई 15 बिलियन का प्रोजेक्ट था तो वो 500 में क्लोज़ हो रहा है। जो 500 का था वो 1.7 ट्रिलियन में क्लोज़ हो रहा है। तो प्लानिंग का तो हाल ये है। तो यही लोग हैं 10 साल के अंदर, आप देख लें कौन-कौन सी हुकूमतें, कौन-कौन से पॉलिटिशियंस से, कौन-कौन से ब्यूरोक्रेट से। रिलीफ भी नहीं हुए जी, और निज़म जेनम कंप्लीट होके काम नहीं कर रहा। जी हाँ, तो ये आप सारा समझा पर इसको थोड़ा-सा इस तरह बढ़ा दें आगे कि ये जो इंटरनेशनल पे रेटिंग एजेंसीज़ हैं, यहाँ पे हम साथियों की मिक्स्ड ओपिनियन देख रहे हैं। तो वो किस एंगल से फिर पाकिस्तान को सपोर्ट करती हैं, या वो ग्राउंड रियलिटी से कितना हट के इन चीज़ों को कौन से बेंचमार्क से देखती हैं? देखिए बिल्कुल ये रेटिंग एजेंसी इस हद तक तो अहम है कि खबरें बनाती हैं, और जब आप इंटरनेशनल डेट मार्केट में जाते हैं तो देखा जाता है कि आपकी रेटिंग क्या चल रही है, गवर्नमेंट कितनी सस्टेनेबल है, किस हद तक वो कर्ज वापस कर सकती है, कर्ज ले सकती है, लेकिन उसका ताल्लुक आम आदमी की बेहतरी के ऊपर नहीं हो सकता। वो कुछ इंडिकेटर्स हैं, वो आप मीट कर लें तो आप A+ पे चले जाएंगे, B+ पे चले जाएंगे, लेकिन उससे आम आवाम को फ़ायदा नहीं होता। शकील ने जैसे बात कही कि
विल नहीं है, या आपने पूछा कि आईएमएफ के साथ अच्छा नेगोशिएट क्यों नहीं कर पाते, इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि गवर्नमेंट्स बाकी दुनिया के जो मुल्क हैं जब वो आईएमएफ से लोन लेते हैं तो ये सोच के लेते हैं कि उनको अपने पैरों पे खड़ा होना है और सस्टेनेबल होना है। हम ये सोच के लोन लेते हैं कि हमने बैंकरप्सी से बचना है और आगे के 2 साल निकालने, बाद की बात देखी जाएगी। दूसरे नंबर पे हमारे से हाँ अक्सर लोग इम्पोर्ट होते हैं आईएमएफ से और फिर यहाँ पे सर्व करके आईएमएफ से नेगोशिएट करके वापस आईएमएफ चले जाते हैं, वर्ल्ड बैंक चले जाते हैं, नौकरियां ले लेते हैं। तो अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि उनकी जो लॉयल्टीज़ हैं वो किसके साथ ज़्यादा होंगी, पाकिस्तान की आवाम के साथ ज़्यादा होंगी या इंटरनेशनल आईएफईज़ के साथ में जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ ज़्यादा होंगी। जहाँ तक रही बात सस्टेनेबिलिटी की, तो इस हद तक तो इस्तेकाम ज़रूर है कि आप मार्केट में जा रहे थे पहले 3 साल पहले, 2.5 साल पहले, तो लगता था कि बस आग लग गई है और बस कल पता नहीं क्या हो जाएगा। हर बंदा परेशान था, डॉलर ऊपर जा रहा था, चीज़ें मार्केट से शॉर्ट थीं। अब ज़रूर है कि मार्केट में चीज़ें अवेलेबल हैं, जो उनकी एक रेट है, आपको पता है कि उससे 10-20% ऊपर-नीचे पे आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म पे देखें, तो लॉन्ग टर्म में कौन-सी ऐसी स्ट्रक्चरल रिफ़ॉर्म्स हुई हैं, जो उन्होंने की हैं, जिसकी बुनियाद पे आप ये कह सकते हैं कि अगले 5 साल के बाद पाकिस्तान अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा, या हमारे रिज़र्व यहाँ बिल्ट हो जाएँगे, या हमने रेमिटेंसेस जिनके ऊपर बहुत इन्हिसार है इस वक़्त, कि रेमिटेंसेस आ गई हैं, इतने रेमिटेंसेस हैं, रिकॉर्ड बन रहा है, हेडलाइंस बन रही हैं, उसका फ़ायदा क्या हो रहा है? इस वक्त पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो रिसेशन की बातें हो रही हैं। वर्ल्ड इकोनॉमीज़ रिसेशन की तरफ बढ़ रही हैं। आज नहीं तो 1.5 साल के बाद एक रिसेशन का साइकिल मुतवक्के है, और जिस तरह से टेरिफ की बात हो रही है दुनिया में, तो वो लगता है कि और जल्दी आ जाएगा रिसेशन। आपने अगर रेमिटेंसेस पे इन्हिसार करना है, तो बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की जब नौकरियाँ ही नहीं रहेंगी, तो आपको पैसे कैसे भिजवाएँगे? आपने क्या अल्टरनेट ढूँढा अब तक कि अपनी इकोनॉमी में ग्राउंड लेवल पे आपने ग्रोथ बेस को बढ़ाने के लिए या अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफ़ाई करने के लिए क्या किया है? वही 3-4 सेक्टर हैं जो मैं शायद जब से मैंने जर्नलिज़्म स्टार्ट की थी, जब से लेके मैं अब तक यही बातें सुन रही हूँ। तरसलात ज़र हो गई, टेक्सटाइल का सेक्टर हो गया, एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर पे बहुत बात की साथियों ने। एग्रीकल्चर को जब तक आप पॉलिटिकल इंटरेस्ट के साथ जोड़े रखेंगे, उसका ये हाल रहेगा। गवर्नमेंट को जब वोट चाहिए होता है, एग्रीकल्चर सेक्टर को पैसे दिए जाते हैं। कुछ खास गवर्नमेंट्स हैं, पार्टीज़ हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ जिनका वोट बेस एग्रीकल्चर है, कुछ की ट्रेडर है। तो जब तक आप पॉलिटिकल इंटरेस्ट को देख के फैसले करेंगे, यही होगा। इन्फ्लेशन पे हम बात करते हैं, सरकारी मुलाज़मीन की तनख्वाहों के ऊपर हमने बात की, पेंशन्स के ऊपर बात हो रही है। पेंशन्स की रिफॉर्म्स कब से हो रही हैं? कितने लोग हैं जो कि 2-2 3-3 पेंशन्स लेते हैं? उसके ऊपर अब पता चल रहा था कि रिफॉर्म्स होंगी, फिर कुछ नतीजा निकलेगा, फिर कुछ कमी होगी, रैशनलाइज़ किया जाएगा। पीआईए के बाद अगर आप रेलवे को देखें, तो रेलवे का सबसे बड़ा एक्सपेंडिचर इस टाइम पेंशन है। क्या किया है गवर्नमेंट ने? पेंशन की इस्लाहात क्या लेकर आई हैं? पावर सेक्टर अभी तक अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सका, ना लगता है कि आइंदा 50 सालों में खड़ा हो पाएगा। जो लोग बजट में सुने कर रहे हैं, टैक्स कर रहे हैं पेंशन को। टैक्स तो कर रहे हैं, लेकिन जो लोग इतनी-इतनी पेंशन ले रहे हैं, 4-4 लाख रुपए, जो कि पाकिस्तान में लोग तनख्वाह नहीं ले रहे हैं, उनके लिए आपने क्या सोचा है? 4 लाख की पेंशन मुझ और आप जैसे लोग तो नहीं लेते। आपको पता है कि वो फिर उनके ऑलरेडी एसेट कितने होते हैं, जो 4 लाख रुपए पेंशन महीने की लेते हैं। तो सस्टेनेबिलिटी के लिए सस्टेनेबल पॉलिसीज़ बहुत ज़रूरी हैं, इस्लाहात बहुत ज़रूरी हैं, वो होती भी कहीं दिखाई नहीं दे रही। सारा एक क्वेश्चन ये भी जैसे शहबाज भाई ने जिक्र किया कि मोदी, फिच और वर्ल्ड बैंक जिस तरह ये रिपोर्ट्स देते हैं, इस तरह पाकिस्तान की भी कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो डाटा दे कि एक्चुअली ये हो रहा है। हमारा जो मैक्सिमम रिलाय है वो मोदी की रिपोर्ट आ गई, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आ गई, यूएनडीपी की रिपोर्ट आ गई, यूएन की रिपोर्ट आ गई, उसी को हम सब लोग पीटना शुरू कर दें। वैसे मैं तो गुज़ारिश रहा हूँ बार-बार मोदी का ज़िक्र ना करें। मोदी आजकल कोई और सिचुएशन भी है। तो बल्कि शिवाजी भाई आप भी बताइएगा, आपके ज़िम्मे है कोई पाकिस्तान में? क्योंकि मैंने कभी कुछ दिन पहले एक डाटा के ऊपर ना एक कॉन्फ्रेंस अटेंड की, तो पता मुझे चला कि ये सब जो ड्रामा चल रहा है, तो उसमें हमारा जो प्राल है वो एफबीआर को डेटा नहीं देता, नादरा जो है वो एफबीआर को नहीं देता, एक्साइज एफबीआर को नहीं देता। मतलब हमारे यहाँ डाटा शेयरिंग और अवेलेबिलिटी है ही नहीं। अगेन देखिए, तरजीहात बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आपकी कभी तरजीह रही है कि आप सच जानना चाहते हैं? क्या आप कभी ये जानना चाहते हैं कि इस मुल्क में गरीब आवाम कितनी है? क्या आपने कभी ये देखा है कि मुल्क में कितने परसेंट लोग हैं जिन्हें पीने का साफ पानी दस्तयाब नहीं है? क्योंकि ये आपकी तरजीहात ही नहीं है, तो आपने कभी इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी। और जब कोई इंडिपेंडेंट लोग अभी आपको कभी डेटा दे देते हैं, या खलील कियानी जैसे लोग जो है कभी खबर छापने देते हैं, खबरें छाप देते हैं, निकाल के कुछ ले आते हैं इंडिपेंडेंट डेटा, तो उसके साथ क्या होता है? उसकी पहली
कोशिश गवर्नमेंट की होती है कि उसको रिफ्यूट किया जाए, रिबटल डाला डाला जाए। तो तरजीहात नहीं है, जो हमारे यहाँ पे डेटा पीबीएस है वो गवर्नमेंट फंडेड है, कुछ एनजीओज़ हैं या डेवलपमेंट थिंक टैंक्स हैं वो सारे गवर्नमेंट फंडेड हैं। आप उनके डेटा को देखें ज़रूर, लेकिन विद द पिंच ऑफ सॉल्ट। आपको देखना पड़ता है कि ये डेटा आ रहा है तो कहाँ से आ रहा है। तो ऐसा तो मेरी नज़र में तो कोई ऐसा इंडिपेंडेंट इदारा नहीं है जो डेटा कलेक्ट करे। मे बी आप लोग बेहतर जब देते हो। ये इसमें मैं बोलना चाहता ये और एक और पता है क्या एक चीज़ में है, और फिर वो पंजाबी मैं नहीं इस्तेमाल करना चाहता हूँ, लेकिन इसके लिए मेरे पास कोई और लफ्ज़ नहीं है। क्या पीदी और क्या पीदी का शौक। आप अपनी वर्ल्ड इकोनॉमी में अपनी ज़रा फुटप्रिंट देखें कितना है। वो भाईजान कुछ भी नहीं है। जब आप कुछ भी नहीं है, अपने आप को समझना हम पता नहीं, पाकिस्तान में कुएँ के मेंढक की तरह हम अपने आप को समझना शुरू कर देते हैं कि ये जो इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज़ हैं, इनके पीछे ज़रा आप उन ममालिक का जो इन्फ्लुएंस और जो उन ममालिक की वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूशन है, उसका ज़रा अंदाज़ा लगाएँ। फॉर इंस्टेंस मैं आपको मिसाल देता हूँ। फॉर इंस्टेंस मैंने वैसे बात कुछ और करनी थी और मुझे उड़ा दी है। जल्दी कर रहे हैं फिर उसी बात की तरफ। तो मैं अपनी बात जो मैंने करनी है मुझे करने दे। आईएमएफ की जो उनकी वेटेज है यानी शेयर के हिसाब से 16.17% अमेरिका की है, और अगर यूरोपियन यूनियन के तमाम ममालिक को मिलाया जाए तो मेरे ख्याल में 46% बनती है। आपकी जो वेटेज है वो ज़रा देख ले कितनी है। इंडिया भी अपनी देख ले। मैं इंडिया के बारे में बात करना चाहता हूँ, चूँकि उन्होंने पाकिस्तान का एक वो ब्लॉक करने की कोशिश की थी, वो क्यों नाकाम हुए? चूँकि आईएमएफ के अंदर उनकी वेटेज ही बड़ी जो है वोटिंग राइट्स है वो बड़े कम है। जो बात मैं करना चाहता हूँ, बुनियादी बात ये है सर कि इस टाइम हम 2 कदम आगे 4 कदम पीछे वाला मामला है हमारा। पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए एक लफ्ज़ अगर सबसे ज़्यादा मुनासिब है, तो वो लफ्ज़ है बूम एंड बस्ट साइकिल। हम 4% की ग्रोथ तक तो ठीक चलते हैं। जब 4% अभी मेरे ख्याल में 4% भी ज़्यादा है आजकल के हिसाब से। क्योंकि 4 से 5% के पास जाते हैं तो हमारे रिजर्व्स डिप्लीट होने शुरू हो जाते हो। और मैं आपको बताऊं अभी जो हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन है इस टाइम, अगर यहाँ पे आप पिछले महीने का डेटा देखें, आपको ट्रेड डेफिसिट 55% ज़्यादा हुए, 55% ट्रेड डेफिसिट ज़्यादा है। अगले महीने में अगर जब करंट अकाउंट आएगा तो वो जो सरप्लस के ये ड्रम बीटिंग एक है ना, यहाँ पे ड्रम बीटर्स यहाँ पे बहुत है। जो सरकार है उसको ड्रम बीटर्स की ज़रूरत है। तो जो ड्रम बीटर्स हैं वो ये कहना शुरू कर देंगे, ओ जी वो देखें वो हमारा जो करंट अकाउंट सरप्लस था वो अब जब करंट अकाउंट डेफिसिट के अंदर जाना शुरू हो जाएगा उस पर खामोशी इख्तियार कर लेंगे। तो ये एक बुनियादी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। ये हम दोबारा से इस टाइम जिस स्टेज पे हैं, अगले बजट में खतरा ये है कि ये दोबारा डोल आउट की तरफ ना जाए। अगर फाइनेंस मिनिस्टर की सुनी गई तो फिर डोल आउट पे नहीं जाएंगे। एक चीज़ में फाइनेंस मिनिस्टर क्लियर है, वो क्लियर ये है कि आईएमएफ के प्रोग्राम से इधर उधर उसने एक भी बात नहीं करनी अगर उसकी मानी गई तो। अब उसकी पॉलिटिकल वेटेज कितनी आई डोंट नो, ये बजट जब पेश होगा तो उसके बारे में उस टाइम बात करेंगे। राजा साहब की एक बात से मैं इख्तिलाफ करना चाहूँगा, ये कहते हैं जी हमारे पॉलिसी मेकर्स जो है, और आपने भी ये सवाल किया था कि आईएमएफ जो है वो पार्ट ऑफ प्रॉब्लम है। आईएमएफ पार्ट ऑफ प्रॉब्लम नहीं है, हम खुद पार्ट ऑफ प्रॉब्लम है। हम अपना मसला सबसे बड़ा खुद है। उसकी वजह ये है कि आप मुझे ये बताएं, अभी जो इस साल का बजट को मैं समझता हूँ कि ये क्रिटिकल इस वजह से है, पिछले साल जो है फ्रंट लोडेड कर दिया उन्होंने, रेवेन्यूज पे ठीक ठाक एक्सलेटर रख दिया। यानी इतना बड़ा एक्सलेटर रखा कि जो हम समझ रहे थे कि 3 साल में टैक्सेशन करनी है वो 1 साल में कर दी। अब एक्सपेंडिचर्स पे इस गवर्नमेंट का टेस्ट है, राइट साइजिंग से कुछ नहीं निकलना। ये वैसे झूठ मूठ बोलते हैं, इनका काम है ब्लफ गेम करना, कुछ नहीं निकलना राइट साइजिंग से। मैं आपको बता रहा हूँ 35-40 हज़ार, वो जो 38 हज़ार की उस दिन लिस्ट उन्होंने दिखाई है हमें, वो सेक्रेटरी कैबिनेट जो दिखा रहे थे, वो सारे ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजर को निकाल रहे हैं छोटा लोग। अच्छा ये बातें कर रहे हैं। मैं सवाल उठाना चाहता हूँ, चूंकि मेरे पास उसका डेटा नहीं है, ये जो SPPS है इस पे कितने लोगों को हायर किया गया इन दिनों में, पिछले 1 साल के दौरान कितनी मिनिस्ट्रीज में किया गया है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में कितने लोगों को किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में कितने लोगों को किया गया है।
प्लानिंग मिनिस्टर एक काम पे तवज्जो दे रहे हैं और वो काम ये है कि किस तरह से प्रोजेक्ट बनाए जाए अपनी मिनिस्ट्री के अंदर और उन प्रोजेक्ट्स के अंदर कितने बंदों को एडजस्ट किया जाए। सबसे ज़्यादा नौकरियाँ भी उन्हीं की आ रही उन्हीं के वो मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो राइट साइजिंग है, ये सबसे बड़ा ब्लफ गेम है इनका, इन्होंने कुछ नहीं करना। अच्छा, हम हैं इररेल दुनिया की इकोनॉमी में हाईली इररेलेवेंट है। अच्छा, अब इंडिया के साथ मैं बात करना चाहता हूँ। मसला ये है कि हम ये माने इकोनॉमिक फ्रंट पे वो हमसे आगे निकल गए। ये जो वॉर है हमने उन्हें पछाड़ दी है, लेकिन ये सस्टेनेबल नहीं है उस टाइम तक जब तक हमारी इकोनॉमी सस्टेनेबल नहीं हो। ठीक है। ये सबसे बड़ा चैलेंज है मेरे ख्याल। ये जो आपने आखिर में बात की, वैसे चूँकि इससे मैं एक सेकंड क्वेश्चन अगर इजाज़त दें तो कि रेवेन्यू पे हमने रेस पे पाँव रखा, तो वो हमने कौन-सा वो टारगेट अचीव कर लिया फिर? अल्टीमेटली उसको भी हम गिर ही गए, रिवर्स करवाया, फिर भी ना हासिल कर पाए, अभी भी शॉर्टफॉल्स आ रहे हैं। तो मैं ये क्वेश्चन करना चाह रहा सर आपसे कि ये जो एक डिबेट है रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर्स की, और आईएमएफ जिसके तहत हम दबाव कर लें, उनकी फरमाइश कर लें, उनकी शराइत कर लें, उसके तहत जो हम बजट भी बनाते हैं, वो बार-बार कहते हैं जी कि आप एक्सपेंडिचर कम करें। लेकिन उन्हें जो भी कोई दिखाया जाता है, वो तो हमें नहीं पता कि क्या वो उसकी जस्टिफिकेशन टेक करते हैं। किस हद तक सिंसियर एफर्ट्स हम देख रहे हैं कि एक्सपेंडिचर्स भी कम हो रहे हैं रेवेन्यू की कोशिशों के साथ-साथ? सर मेरा ख्याल है मैं थोड़ा-सा इख्तिलाफ करता हूँ दोस्तों से कि जी आईएमएफ इज़ अ पार्ट ऑफ प्रॉब्लम और इट इज़ अ प्रॉब्लम। आप इमेजिन करें कि अगर आईएमएफ इस वक्त ना होता तो हम क्या कर रहे होते? और अगर हम ये जो रेवेन्यू का एक्सेलेरेटर के ऊपर पाँव रखा, अगर वो ये हमसे ना करवाता तो फिर हम क्या करते? क्या ये हमें बाहर से आके आईएमएफ को बताना चाहिए कि जी आप अपनी लॉस मेकिंग एंटिटीज़ का लॉस बंद करें? क्या ये आईएमएफ को आके हमें बताना चाहिए कि ये जो आपने अपने टैक्स पेयर के पैसे लेके जमा किए हैं, वो कोई वापडा के अकाउंट में और कोई एनएचए के अकाउंट में और कोई मेरे अकाउंट में और कोई आपके अकाउंट में, प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स के अकाउंट में, कमर्शियल बैंकों में पड़े रहे, पता नहीं कितने थे जी, मेरा ख्याल से 6 ट्रिलियन थे एक बार में, और वो इंटरेस्ट भी कर, और आप जनाब उसके अगेंस्ट मार्केट से उन्हीं कमर्शियल बैंकों से हायर इंटरेस्ट के ऊपर लोन ले रहे हैं अपने खर्चे पूरे करने के लिए। तो ये आईएमएफ हमें बताए कि ये हम उनके साथ एग्री करें। तो आईएमएफ प्रॉब्लम नहीं है, हम जिस कंडीशन में हैं, हम उनके पास जाके पढ़ते हैं और हम उनको कहते हैं कि जी हम डूब गए, हम मर गए। वो तो प्राइम मिनिस्टर ने क्या दिया? हाँ जी, और इसलिए कि हमने अपनी जो आदतें हैं ना उनको ठीक नहीं करनी। कोई बंदा यानी इंडिविजुअल मेरे समेत, प्राइम मिनिस्टर समेत और आर्मी चीफ समेत और जितने सारे इदारे हैं, कोई अपने मीन्स के अंदर रहने के लिए तैयार नहीं है। जो हमारी औकात है उसके अंदर हम रहने के लिए तैयार नहीं है। जो हमारी इनकम है उसके अंदर अपने एक्सपेंडिचर करने के लिए तैयार गवर्नमेंट नहीं। लेवल पे किसी ये आप देखते हैं ऐसे? सर ये इंडिविजुअल लेवल के ऊपर, गवर्नमेंट लेवल के ऊपर और स्टेट लेवल के ऊपर, तीनों चीज़ों के ऊपर। यानी हम अगर बहुत ज़्यादा रेवेन्यू लगा रहे हैं तो इसलिए लगा रहे हैं कि जो हमारी इनकम नहीं है कि हम अपने खर्चे पूरे करें, और उसके दरमियान हम कभी डेवोल्यूशन भी कर लेते हैं, फिर जनाब उसको पूरा करने के लिए वो कर रहे होते हैं। तो बात यह बुनियादी तौर पे कि जब तक हम अपने आदतें ठीक नहीं करेंगे और अपनी ये मेरा ख्याल नेक्स्ट स्टेज के ऊपर जाके ना ये बनेगा कि जी आप अपनी इनकम जनरेशन करें इंडिविजुअल्स के लेवल के ऊपर, यानी सिटीजन का भी। और ये उस वक्त होगा कि हम मेरा ख्याल 2-2.5 साल एक थोड़ा अपने आप को संभाल के, जब बंदा डूब रहा होता है ना, जब बंदे के पास जेब में पैसे नहीं होते तो फिर वो मर्सिडीज़ खरीदने के लिए नहीं जाता। उस दिन वो उसी अपनी जो पटीचर गाड़ी है ना उसी को चलाने की कोशिश करता है। तो फिलहाल हम उसी कंडीशन में चलाएं, और खर्चे कम होते आपने देखा होगा कि जी हमें तो नज़र नहीं आते। जो एक्सपेंडिचर कंट्रोल होता है वो अल्टीमेटली जो पब्लिक डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो उसके ऊपर होता है। पहले आप अनाउंस करते हैं 2 ट्रिलियन के और 2.5 ट्रिलियन के और कितने के, अल्टीमेटली पता चलता है जी हमने 500 बिलियन भी खर्च नहीं किया है। और जो खर्च किया उसकी क्वालिटी क्या होती है कि 10 महीने में तो 40% भी उसका इस्तेमाल नहीं होता। आखिरी मई या जून में फिर हम थ्रो करते हैं, और वो कोई ठेकेदार की जेब में, कोई वज़ीर की जेब में, कोई एमएनए की जेब में, तो ऐसे अल्लल्ले-तल्लल्ले होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमें आईएमएफ नहीं, हमें एक सुपर आईएमएफ की ज़रूरत है जो हमें बांध के रखे और हमें बताए कि जी हमने ये हमारे आपकी औकात है। ऐसा होता है ना, मर्ज़ बढ़ता गया, झुंझू दबा के। हाँ जी। अपना कीमत रख चीज़ जो है ना, मैं इसमें अगर मुझे इजाज़त है, देखिए आपकी बात से मैं तो इत्तेफ़ाक करता हूँ। आप ठीक कह रहे हैं, सबसे बड़ा मसला हम खुद हैं, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमने अपने मीन्स के अंदर रहना ही है। जब तक आप अपने मीन्स के अंदर नहीं रहेंगे तो तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। मेरा ख्याल में जो सबसे बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान का इस टाइम, क्या हमने ये जो रीजन है इसमें हमने अपने आप को और
इसमें अपने आप को रेलेवेंट करना है कि नहीं करना। आप रेलेवेंट तभी कर सकते हैं जब आप राइट काइंड ऑफ सिनर्जीज डेवलप करें। आप मुझे बताएं, इस साल एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में सारे दोस्त बात कर रहे हैं। मैं सब दोस्तों को कह रहा हूँ, पाकिस्तान में एग्रीकल्चर सेक्टर इस टाइम सबसे बड़ा अलार्म है उसके लिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो सब्जियों की प्राइसेस आपको गिरी हुई नज़र आ रही है, ये फार्मर्स के लिए बड़ा ख़तरा है। ये उसी तरह का ख़तरा है जिस तरह का ख़तरा पिछले साल गंदम आपने गंदम के साथ किया, और इस साल ये हुकूमत एक दफ़ा फिर गंदम के एस्टीमेट्स को जैक करने की कोशिश करेगी और ग्रोथ के नंबर को मैनिपुलेट करेगी अलाइडली। आप देखिएगा, ये 3% के लगभग ग्रोथ को लाने की कोशिश कर रहे हैं, और इस साल आपको गंदम इंपोर्ट करनी पड़ेगी। मैं और एक बात ऐड करना चाहूँगी। मेहताब साहब ने कहा ना कि हम नहीं रहते अपने मीन्स में, कैनी साहब ने भी ये बात की, क्यों नहीं रहते? कभी आपने सोचा है? इंडिया भी अपने मीन्स में रहा। जब 1992 में उन्होंने आखिरी दफ़ा IMF का प्रोग्राम लिया, तो उसके बाद से उन्होंने क्या-क्या चीज़ें की, और हम वो क्यों नहीं कर सके? इसलिए कि हमें बहुत आसान पैसों की हमेशा से आदत पड़ी रही जब से पाकिस्तान बना। आप उठा के देख लें, कभी सोवियत यूनियन की जंग में, तो कभी अफ़गान वॉर में, फिर उसके बाद आप चले जाएँ तो कभी सऊदीज़ आपकी हेल्प करने आ जाते हैं, फिर चाइना भी आ गया कुछ अरसे के लिए। फिर आप कोशिश करते हैं कि GST प्लस भी आपको मिलता रहे। तो जब इतना ईज़ी मनी की आदत जनरेशन से लोगों को हो जाए ना, तो एज़ अ इंडिविजुअल भी हम सबको हो गई है। ठीक है, हम नहीं रहना चाहते। और जहाँ तक रही बात IMF की, तो IMF के लिए सुपर IMF इसलिए ज़रूरी है कि ये काम डंडे लगा के IMF ही करवाता है इनसे। नहीं तो आप देखिए, रेवेन्यूज़ में तो लगा दी, क्या एक्सपेंडिचर कम किए इन्होंने। कहाँ गवर्नमेंट में, मुझे तो आज तक हैरत होती है कि इतनी शदीद गर्मी है, हीट वेव की खबरें चल रही हैं, और कैबिनेट की मीटिंग होती है, हर कोई कोट पहन के बैठा होता है। बिल्कुल टाई-शाई लगा के, जैसे लगता है कि कोई यूरोप में मीटिंग हो रही है। नहीं, त आप से अंदाज़ा लगाएँ ना कि ये माइंडसेट है हमारा। आप अगर टी-शर्ट में भी बैठ जाइए, ठीक है, आपका टी-शर्ट बेड पे बैठ के पहन जाए, तो क्या आपको वो कैप ये अपनाने चाहिए आप आपके बराबर में ही बैठे हैं शाही कोट पहन। क्या खलीक साहब, एक्सपेंडिचर्स कम करने की कोशिश हो रही हैं या नहीं, ब्रीफली ये बताएं सिर्फ। सर बज़ाहिर तो यानी आप बड़े-बड़े अगर टिकट देखें तो उसमें तो एक उसकी निशानदेही नज़र आ रही है, काम होते हुए नज़र नहीं आता। मिसाल के तौर पे जो सबसे बड़ा आपका लास्ट में पेपर वर्क है। सेक्टर है ना, वो पावर सेक्टर है। पावर सेक्टर की जो उनकी एफिशिएंसीज़ हैं, उनकी रिकवरीज़ हैं, उनके ऊपर काम आपको बहुत कम नज़र आता होगा। जो टैरिफ साइड है उसके ऊपर आपको बहुत नज़र आता होगा। इसी तरह जो आपकी यानी ऑलमोस्ट देखें ना, ये कोई थोड़ी बात नहीं है, हम बातों में तो कर देते हैं कि तकरीबन 1 ट्रिलियन रुपीज़ जो है, यानी 1000 अरब रुपए की रकम जो हम हर साल टैक्स पेयर से लेते हैं, और वो इन कंपनियों में हम डाल देते हैं, खूब खाते चला जाता है, ब्लैक होल में जाता है ये अमाउंट। कोई PIA खा गए, कोई वो चल। सर मुझे ये बताएं कि PIA 3% से कम लोग हैं जो एयर ट्रैवल करते हैं, उसमें से भी मेरा ख्याल है 1 या 1.25% है जो PIA ट्रैवल करते हैं। तो PIA को बंद करने में हमारी क्यों नाक कटती है, उसको बचाने में यानी फिर अब तो हमने मुनाफा भी चोक कर दिए। सर वो प्रॉफिट तो देखिए, अलग तरह की कंपनी। ये आप बीमा है वो अरे इन पे इधर एक्सपेंडिचर्स पे एक दफा एक राउंड लेने आप बता नहीं, एक चीज़ उससे पहले क्लियर करना ज़रूरी है। देखिए, ठहरिएगा। जब मैं कहता हूँ ना कि IMF पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है, इसका मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट सब ठीक कर रही है। इसका मतलब है कि दोनों साइड्स गलत कर रही हैं। इसी तरह अब मैं आपको एग्ज़ाम्पल्स देता हूँ, क्योंकि हम ज़रा एग्ज़ाम्पल से चीज़ों को बेहतर समझ लेते हैं। IMF की जो लोग होते हैं ना, उनको भी नौकरियाँ चाहिए होती हैं, उनको भी प्रमोशंस चाहिए होती हैं। नेथन पोर्टर ने रिव्यू कंप्लीट करवा के, जहाँ भी कंप्लीट होना बनता ही नहीं था, वो प्रमोशन लेके निकल गया। उसने पतली गली पकड़ी, एक नई खातून आ गई, आपकी मिशन चाहिए। अगर IMF पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन है, तो थर्ड क्लास रिटेलर्स की जो स्कीम है, ताजे-दो स्कीम, वो कैसे पास हो गई? कैसे वो जब वो फेल हो गई, तो कैसे स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया, उसको ठीक करवाए बगैर? नंबर 2, आप देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर में पंजाब कानून पास करता है। उस कानून के अंदर टैक्स रेट्स ही नहीं है एग्रीकल्चर इनकम टैक्स के। वो रूल्स में डाले हुए हैं। उसका ड्राफ्ट कैसे IMF ने ओके कर दिया? एंटिटीज पे कुछ नहीं हुआ वो। अच्छा, नहीं, अगली बात सुनिए, फिर इन्होंने क्या किया कि जो सैलरी क्लास है, सारा बर्डन वहाँ पे डाला। IMF ने ओके किया, पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम हुआ। आज जब उनसे कहा जाता है कि जी टैक्स रेट सैलरी क्लास का कम करो, उसके जो अल्टरनेट से जो है वो आप लेके आओ। फिर इन्होंने जो कैबिनेट का साइज़ था, ये ज़रा गौरतलब बात, जो आप खर्चों की बात कर रहे हैं। पिछले बार कमीशन पाकिस्तान आया, जो फर्स्ट रिव्यू था, इन्होंने जो इस्लामाबाद बेस्ड डिप्लोमेट्स थे, गैर मुल्की वो हुकूमतों के जहाँ पे नुमाइंदे हैं, उनको एक ब्रीफिंग दी। उस ब्रीफिंग के अंदर एक फॉरेन डिप्लोमेट ने IMF मिशन चीफ नेथन पोर्टर से सवाल किया
कि कैबिनेट का साइज़ हो गया आपके होते हुए, आईएमएफ की टीम यहाँ थी, डबल हो गया है। ये खर्चे कंट्रोल कैसे करें? आपका प्रोग्राम किधर गया है? नेथन पोर्टर शहबाज शरीफ साहब को डिफेंड कर रहा है। वो कह रहा है कि हाँ, साइज़ इसका डबल हो गया है। ओवरऑल कैबिनेट साइज़ अभी भी कम है जो कभी माज़ी में होते थे। ये कैसा आईएमएफ का प्रोग्राम है जो खर्चों को जस्टिफाई कर रहा है? क्या ये पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम नहीं है? फिर आप देखिए इंटरेस्ट रेट के ऊपर। जब इन्होंने खुद हमें थ्योरी बेची आईएमएफ ने कि जी आपका जो इंटरेस्ट रेट होगा पाकिस्तान का हेडलाइन इन्फ्लेशन रेट से होगा। 4 साल पहले यही थ्योरी बेची गई हमें। जब हेडलाइन इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा होता था, कोर इन्फ्लेशन रेट कम होता था। नहीं जी, तुसी हेडलाइन इन्फ्लेशन रेट दे इंटरेस्ट रेट डिटरमाइन कर। रज़ा बाक़िर साहब जो कि उस वक़्त के वाइसराय थे, उनके नुमाइंदे, जो गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान थे, उन्होंने हमें ये थ्योरी पढ़ाई, हमने पढ़ ली। हम तो नालायक लोग हैं, हमें खुद तो पढ़ना नहीं आता। जब अब हेडलाइन इन्फ्लेशन रेट 0.3% पे है, इंटरेस्ट रेट 11% पे क्यों? क्यों आईएमएफ इन्फ्लेशन रेट? अब कोर क्या नहीं, अब कहते हैं जी फ्यूचर एक्सपेक्टेड और पता नहीं क्या कुछ कहते हैं। द पॉइंट हियर इज़ कि हमने जितना इनके ऊपर रिलाय किया, उतना ही हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंट और हमारा जो ग्राउंड बेस्ड रियलिस्टिक जो पॉलिसीज़ होती है, उस पे डिपेंडेंसी कम हुई। तो दैट्स व्हाई दे आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। करने दे। पर ये सर मैं एक बात पूछना चाहती हूँ। जल्दी से एक ठीक है। असल में प्रॉब्लम ये है, आईएमएफ का मैंडेट क्या है? पहले हम अगर इसको डिफाइन कर ले तो ये डिबेट ज़्यादा इनरिच हो जाएगी। आईएमएफ का एक आप आईसीयू के अंदर है, आपको एक मरीज़ को स्टेबल करने की ज़रूरत है। आईएमएफ का मैंडेट ये है कि उसको स्टेबल किया। मैं आईएमएफ का स्पोक्समैन नहीं हूँ, लेकिन आईएमएफ ने क्या कहा? उन्होंने कहा जी आप बजट डेफिसिट पे अच्छा बजट डेफिसिट पे भी नहीं आते, ये इंटरेस्टिंग और बात है। अब आ गए प्राइमरी बैलेंस के ऊपर, यानी आप जो डेफिसिट है उसको डेट सर्विसिंग को एक्सक्लूड करके बाकी आप देखें। आईएमएफ मेजर चीज़ों के ऊपर जाता है। ये जो राना साहब बातें कर रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि इस मुल्क में क्या डिबेट करने की गुंजाइश मौजूद है? और ये जो बातें आप कर रहे हैं, ये मुझे और आपको तो करनी चाहिए। क्या पाकिस्तान के अवाम को ये बातें ज़्यादा उनकी तरफ से ये डिमांड नहीं आनी चाहिए? आईएमएफ का ये मैंडेट नहीं है सर कि आईएमएफ आके हमारी निटी-ग्रिटी को जो है वो ये आपको किसने कहा मैंडेट नहीं है? वो तो नहीं से स्ट्रेच कर रहे तो चीज़ों के इसलिए कौन करवा रहे हैं? लोग पाकिस्तान की साफिक को ब्लेम करें। सर एक सवाल मुझे ना शहबाज से पूछना है। शहबाज ने जैसे अभी कहा ना कि ट्रेडर्स के ऊपर टैक्स लगा फिर ख़त्म भी हो गया, यही आईएमएफ थी। तो ये कैसे ख़त्म हो गया? मतलब मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हमने आईएमएफ को क्या ऐसा थ्योरी पेश की, क्या उनको लुक्रेटिव ऑफर दी, देखिए, जिसके बाद आईएमएफ ने आईएमएफ को बताया गया कि शाहजी को भी इस बात का पता है। तो मुझे भी ये ये स्टोरी अंदर की खबरें ही बताया ना थोड़ी थी। तो मैंने वो बाय ने की शाहजी ने रिप्लाई करके छाप भी थी। आईएमएफ को ये बताया गया, ये वही मिसाल है जब पनामा हुआ ना, तो मियाँ नवाज शरीफ साहब के जब वो सामने आए तो सागदार साहब ग़ालिबन उस असेंबली में खड़े हुए, या कोई और फिर जो कैबिनेट मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा जी कि मियाँ साहब ने या शरीफ फैमिली ने इतने अरब रुपए का इतने सालों में टैक्स दिया। वो जो सेल्स टैक्स लोगों ने दिया था, वो शामिल वो भी शामिल कर इतने अरब का टैक्स है। सेम इज़ ट्रू हियर ना। इन्होंने कहा जी देखिए ट्रेडर स्कीम तो बुरी तरह नाकाम होगी। प्राइम मिनिस्टर साहब इजाज़त नहीं दे रहे उनको पकड़ने की। कानून के अंदर है कि जो रिटेलर रजिस्टर्ड नहीं है, आप जाकर उसकी दुकान सील कर दो। मैं ठीक कह रहा हूँ? बिल्कुल कितनी हुई सील आज तक? क्योंकि पीएम इजाज़त नहीं दे रहा। इन्होंने कहा जी उन्होंने तो बड़ा टैक्स दे दिया। वो देखिए जी वो पिछले साल इतना था और इस साल इतना दे दिया। जो जीएसटी आपने और मैंने दिया, वो किसी ताजर ने वो उसके अंदर डाल के इनको रिटर्न में गोशवारे में दे दिया। वो चंद एक ही होंगे तो जो वो डाल नहीं, नहीं 6 जी और एच की बात कर। नहीं, मैं दो डिफरेंट बातें कर रहा हूँ। जी और एच को भी छोड़ दें, वो भी इसको अलग कर देना। सेल्स टैक्स की बात करें, सेल्स टैक्स भी उनके खाते में डालेंगे, उनकी कलेक्शन बढ़ेगी। ये आईएमएफ बच्चा है, ये पीएचडीज हैं दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज, उनको नहीं पता उनको मामू बनाया जा रहा है। वो मामू क्यों बन रहे हैं? क्यों बेवकूफ़ बन रहे हैं? ये इसलिए होता है कि उनका मैंडेट है कि जब उन्होंने कहा कि आप पाकिस्तान को आपने रिलैक्स करना है, वो रिलैक्स कर देते हैं। जब उनको कहा जाता है कि अगर टाइट करना है तो ये ताजर्स की मसला बन जाएगा। 2013 में जब ये यही कहते हैं। नहीं ये किसके पीछे नहीं पॉलिटिकल असल में जो ये बात कर रहे हैं, मैं एक हवाला देता हूँ आपको। जब मियाँ साहब की हुकूमत थी 97 की, मियाँ नवाज शरीफ मियाँ नवाज शरीफ की, तो लाहौर की एक मार्केट में एफबीआर के लोगों ने छापा मारा। ब्रांदत रोड उस छापे के दौरान जो वहाँ के ताजर थे, उन्होंने एफबीआर के लोगों को बंद कर दिया।
ज़बरदस्त। बंद कर लिया जब उन्होंने, तो एफबीआर के जो लोग थे उन्होंने एक एफआईआर करवाई। शाम तक वो एफआईआर वापस हो गई थी और जो एफबीआर के ऑफिसर्स बड़े नाराज थे, उन्हें कहा गया कि हम आपको ऑनरेरियम जो है ना वो बढ़ा देंगे। ये मेरे ख्याल में उस ज़माने में मोहिउद्दीन कि क्या नाम था जो चेयरमैन एफबीआर थे, जो बाहर से लाए गए थे, तो उस ज़माने में ये हुआ था। तो जब आप पॉलिटिकल मास्टर्स के उस पे रहमो करम पे होंगे, तो कोई ताजर दोस्त, और ताजर दोस्त क्या होती है यार, ये तो मुझे समझ ही नहीं आई। चलिए क्या ठीक हो गया आपकी बात। ये सैलरी सैलरी थोड़ा सा आप काइंडली ये ब्रीफ भी आप बता दें ताकि आगे हम बजट पे थोड़ा सा आगे बहस को ले जाना चाह रहे हैं। क्या वाकई हुकूमत जो अवाम भी तवक्को कर रहे हैं अखराजात कम कर रही है अपने अखराजात? बिल्कुल साहब। नहीं, मुझे तो लगता है कि मुश्किल वजह उसकी ये है कि ये जो मुसलसल बात हो रही है, अखराजात कम कैसे होंगे? क्योंकि राइट साइज़िंग स्कीम जो है वो फ्लॉप होगी, भर्तियाँ वैसी की वैसी हो रही होंगी, और दूसरी बात जो सबसे ये ये तो खर्चे आपकी जो है ना, assumption है ना ये तो। ये खर्चे अगर चुभें उस वक़्त ना चुभें आवाम को जब डिलीवरी हो रही हो, जब थाने तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हों, कोर्ट इंसाफ दे रही हों, स्कूल जो है वो तालीम दे रहे हों, अस्पताल जो है वो इलाज दे रहे हों, तो ये सब चीज़ें जो है सब आपको, पाकिस्तान की बात कर रहे हैं मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। अरे इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि लोग क्यों मुतनफ़्फ़िर हो रहे हैं, छोड़ के क्यों जा रहे हैं पाकिस्तान। हर ग्रेजुएट बाहर जाना चाहता है, हर, और ये जहाँ आपका दिन हो रहा है, अच्छा फॉरेन रेमिटेंस वहाँ अच्छे आपके टैक्स पेयर भी जा रहे हैं। जो आपके अच्छे टैक्स पेयर थे, सनअतकार थे, दुकानदार थे, वो भी छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि आपके यहाँ जो डिलीवरी है वही नहीं है। फिर अभी हम जैसे बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, आप गंदम का रेट आप 22 रुपए मन दे रहे हैं। इन्फ्लेशन जो गंदम का रेट, आटे का रेट है पिंडी में, वो 140 रुपीज़ पर केजी है, चक्की वाला आटा। 5600 रुपए मन उसका रेट है, और कहाँ 2200 रुपए मन आप काश्तकार को देने को तैयार नहीं। तो ये बीच में कौन खा रहा है? और ये हर प्रोडक्ट के अंदर है कि बीच में ऐसे मुनाफाखोर हैं जो कि हर चीज़ के अंदर मौजूद है। फिर इन्फ्लेशन की एक बहुत बड़ी वजह हमारे मुल्क में कोई कानूनी करारदारा नहीं, दारी नहीं है, दुकानें ही नहीं है, किराए मनमाने बढ़ते हैं। 60,000 रुपए सम के कम की तुक से दुकान नहीं है इस्लामाबाद के अंदर। 2,000 रुपए हर बंदे को, दूध वाले को, दही वाले को, कसाई को, सब्जी वाले को रोज़ के चाहिए। वो कहाँ से लेकर आएगा? यहाँ तो हम बिजली की बात भी कर लेते हैं उनसे, ट्रांसपोर्टेशन की बात भी कर लेते हैं, लेकिन दुकान ही नहीं है, सेक्टर ही आबाद नहीं होते। और फिर किराए मनमाने होते। ना आप दें तो आपको निकाल देते हो, ये हर बाज़ार के अंदर हो रहा है। शमाते आप क्या समझते हैं कि इसमें काम खर्चों के हवाले से बात कर, अभी रिसेंटली एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस सामने आया कि एफबीआर ने कहा जी हमें गाड़ियां दें, नहीं हम जाके टैक्स जमा करेंगे। अब वो 1000 से ज़्यादा गाड़ियां खरीदनी थी, ऑर्डर भी हो गया, सारा कुछ हो गया, उसमें रौला ये पड़ गया जनाब कि जबात राना साहब आ गए। गवर्नमेंट के अंदर ही, हाँ इन्होंने बड़ी अच्छी इस पर की, गवर्नमेंट के अंदर ही दो ग्रुप बन बहुत गए, कॉइन देते हैं वो लोग इनको। कंपनियों के लिए लॉबिंग शुरू कर दी। एक ग्रुप ने कहा जी कि ये तो गलत हो गया क्योंकि एक ही कंपनी से आप गाड़ियां खरीद रहे हैं, दूसरे ने कहा जी कि उनको भी चांस मिलना चाहिए था। बहरहाल वो मामला जो है वो रौले में चलेगा। दूसरी बात ये है कि एक अरसे से आप देख रहे हैं कि मोनेटाइजेशन के नाम पे लोग, ऑफिसर्स जो हैं वो इंसेंटिव भी ले रहे हैं, तमाम अफसरान के घरों में गाड़ियां भी जा रही हैं, उनका स्टॉक, उनके फैमिली भी यूज़ कर रही हैं, तो उसको अभी तक ये ठीक नहीं कर सके इस मामले को, तो उसमें इतने ज़्यादा एक्सपेंडिचर्स आपके वेस्ट हो रहे हैं। फिर ये नई गाड़ियाँ खरीद, आप देखें कि आपने जो काम करने का है वो आप करते नहीं हैं। कोई 3.7 ट्रिलियन 3.8 ट्रिलियन के आपने इंसेंटिव दिए हुए हैं, टैक्स एक्सपेंडिचर्स हैं, लास्ट ईयर उन्होंने खुद उसकी लिस्ट भी पब्लिश की थी। कोई 4.5 ट्रिलियन की आपकी स्मगलिंग हो रही है, उसको आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे। फिर जनाब आप देखें कि कोई 6 टू 7 ट्रिलियन की आपकी टैक्स चोरी भी हो रही है, जो कि गवर्नमेंट खुद क्लेम कर रही है कि होती है एनुअली। तो क्या ये सारे जो चीज़ें हैं ये गाड़ियों पे बैठ के इन्होंने ठीक करनी है? तो अपना काम तो ये कर नहीं रहे और खर्चे जो हैं वो कंट्रोल नहीं कर रहे, और टैक्स कलेक्शन के लिए या इनकम के लिए एफर्ट नहीं कर रहे। क्या एक्सपेंडिचर्स वर्सेस रेवेन्यू वाकई हम कुछ कम कर रहे हैं? देखिए अगेन इस पे फिर आईएमएफ का सवाल वापस आ जाता है ना, ये रिव्यू पास कैसे हो रहे हैं, कंप्लीट कैसे हो रहे हैं? खर्चा तो मुसलसल बढ़ रहा है। ये जो अगला बजट है इसमें आपको बजट का साइज़ पहले के मुकाबले में थोड़ा-सा छोटा लगेगा। उसकी वजह कुछ और है, क्योंकि शरह सूद 22% थी तो तकरीबन 10,000 अरब रुपए के करीब इन्होंने रखा था, 9,800 अरब इंटरेस्ट के लिए। वो अब कम हो जाएगा वहाँ से 12-1400 अरब। जो कम होगा थोड़ा-सा डिफेंस ज़्यादा बढ़ जाएगा, आपकी बाकी चीज़ें बढ़ जाएँगी। पीएसडी भी शायद इस दफ़ा ये कम ही रखने की कोशिश कर रहे हैं पिछले साल से भी। तो द पॉइंट हियर इज़ कि इंटेंशंस जो होना चाहिए था ना, जो इदारे बंद होने चाहिए थे। आइनी तौर पर जो वज़ारतें जो हैं जिसका वफ़ाक से ताल्लुक़ कोई नहीं है, उसमें से कोई भी वज़ारत नहीं बंद हो रही। एक आध वज़ारत मर्ज ज़रूर हुई है, जैसे इसको एविएशन को डिफेंस में मर्ज कर दिया है। इसी तरीके से कोई ये सैफ़रन वाली कोई एक आध वज़ारत आगे पीछे उन्होंने की है। लेकिन जो
आईनी तौर पर जो काम वफाक का नहीं है वो अभी भी वफाक कर रहा है। खुद फाइनेंस मिनिस्ट्री की रिपोर्ट आई है कि तकरीबन 650 अरब रुपए का करंट साइड पे गैर तरक्याती खर्चा सिर्फ 3 एरियाज़ में वफाकी हुकूमत ने किया है जो सूबाई मामला है, तालीम, सेहत और सोशल प्रोटेक्शन। आइंदा भी ऐसा ही होगा, कोई इनकी ना विल है, ना ये करना चाहते हैं। जो डाउन साइज़िंग की एक्सरसाइज़ है ना, वो एक मज़ाक बन के रह गई, ठीक कह रहे हैं सब ये लोग। वहाँ से निकलना कुछ नहीं है, कितना अभी कोई कभी 20, 25, 26 अरब का फ़िगर आ जाता है, कभी 16 अरब का आ जाता है। इससे ज़्यादा इन्होंने मीटिंग्स करके जो है वो उसके खर्चे कर लिए होंगे। तो इन नटशल इनकी अगर इंटेंशन होती कि इन्होंने राइट साइज़िंग करनी है, तो वज़ारतें कम करते, वज़रा ना बढ़ाते और आईएमएफ उसका डिफेंस ना दे रहा होता। और क्या आपने रेगुलेशन की बात की तो हेल्थ के तो 2 हैं, फेडरल भी है, स्टेट मिनिस्टर। नहीं, हर जगह पे इन्होंने डाले हुए हैं ना। मैं एक वो ये जो इंडिया वाला इश्यू चल रहा था, उनके किसी मिनिस्टर का ट्विटर के ऊपर मैंने देखा, जो उनका इन्फॉर्मेशन का मिनिस्टर, उसके पास 4 और भी पोर्टफोलियो है, ठीक है? भारत जैसा मुल्क जिसकी आबादी 1.5 अरब है, उसका एक वज़ीर के पास 4 पोर्टफोलियो। और हमारे यहाँ पे जो हुकूमत है और उनके जो कर्ता-धर्ता हैं, वो कहते हैं जी कि हमने वज़ारतें वज़ीर इसलिए बढ़ाई कि वज़ारतें ज़्यादा थी, वज़रा कम थे, इनके पास 2-2 थे महकमे, तो उन पे लोड बहुत ज़्यादा था। शहबाज पार्टीज को राजी नहीं तो कर। ये जी बताएं, ये हम जो आईएमएफ लगे हुए हैं, और मैंने कहा कि जी हमारे जो लोग हैं एसपीआर के बेसिकली या फाइनेंस डिवीजन के, वो इतने अच्छे केस प्लीड नहीं कर पाते। आप इससे कितना मुत्तफिक हैं? अब क्योंकि मैं ये समझता हूँ आईएमएफ को हमने खुद इजी मनी के चक्कर में डाल दिया। आपने उनको फेसलेस स्कीम बताई, आपने ट्रैक एंड ट्रेस बताया उनको, हर चीज़ वो ताजर दो स्कीम बताई, हर चीज़ में आपने उनके साथ झूठ फ्रॉड किया, जिसके बाद वो कहते हैं ये सैलरीड बिजनेसमैन क्लास या जो टैक्स पेयर है एग्जिस्टिंग, इसी को चार्ज करो। अच्छा, आपको मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ, हम कितने पढ़े-लिखे लोग हैं। आजकल बजट की मीटिंग चल रही है। दूध का जो डिब्बा है, उसके ऊपर 18% जीएसटी लगा था। तो एक मीटिंग हुई इन्हीं दिनों में एफपीआर के अंदर, उसमें फैसला करना था कि इसके पे टैक्स रेट कम करना या नहीं करना। तो वहाँ पे उस मीटिंग के दौरान एक बंदे ने कहा जी कि दूध के ऊपर टैक्स लगने से पहले कीमत इसकी ₹200 थी, टैक्स लगने के बाद 270 हो गई है। तो इसलिए ₹70 फ़ी लीटर जो है, अगर हम टैक्स कम भी कर देंगे तो कम नहीं होगा, तो इसलिए ना ही करें तो बेहतर है। अब दोनों नंबर्स गलत हैं। टैक्स लगने से पहले दूध की कीमत थी 270, 280, टैक्स लगने के बाद 340 से ₹350 फ़ी लीटर है। जिनको ये नहीं पता कि मार्केट में दूध कितने का बिक रहा है, वो मुल्क के फैसले कर रहे हैं। एक और लतीफ़ा सुनाता हूँ, किसी खबर में डाला तो डाल दीजिएगा। एक टैक्स की एंट्री है, तीसरी मुझे भी पर फैक्चुअली बता रहा हूँ, क्या रहे हैं वैसे भी कोई। ठीक है। एक और फैक्चुअली बात बता रहा हूँ, एक टैक्स की एग्ज़म्पशन रिड्यूस रेट था किसी चीज़ के ऊपर, वो रिड्यूस रेट 2023 में या किस साल में, साल याद नहीं, मैंने लिखा हुआ है नोट्स में, ख़त्म हो गया। मतलब नॉर्मल रेट पे वो चीज़ वापस चली गई। वो डाला हुआ है जी कि हमने इसका रेट बढ़ाया 18% करें जीएसटी का, वो ऑलरेडी हो चुका है। ये तैयारी है बजट की। उसका जो पॉइंट है इसके अंदर, आईएमएफ बच्चे नहीं है। जैसे मैंने पहले बोला था ना, वो पीएचडीज़ हैं दुनिया से। तो उनको ये चीज़ें नज़र आती हैं, लेकिन प्रमोशंस उनको भी चाहिए जिस तरह हमारे लोगों को चाहिए। अच्छा, वैसे एक मैं इसमें राणा साहब की बात को आप भी रखते हुए इस मौजूद में भाई अभी हम बजट पे क्वेश्चन करें एक चीज़ प्लीज़ करें, तो सारा भी बोलेंगी। देखिए, इश्यू ये है कि अगर आईएमएफ वाले बच्चे नहीं हैं, तो हमारे यहाँ जो काम करने वाले हैं, वो भी बच्चे नहीं हैं। वो नालायक ये निकम्मे हैं, नालायक ये बच्चे नहीं है, नालायक है, वो टीचर इस वक्त। मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता, कोई नालायक नहीं है, अपनी-अपनी स्पिन है। आप इनको जब पिंडी से या इस्लामाबाद से कोई ऑर्डर आता है, आप कितने एफिशिएंट हो जाते हैं, कोई मसला वो एफिशिएंसी तो नहीं है शाह जी। नहीं वो तो ओबीडियंस है, लॉयल्टी है। मेरी बात सुनने में बात करने की इजाज़त दो। बात करें आप। इश्यू ये है कि आप देखिए, आप उसको जो दिल है नाम दे। मेरे कहने का मसला ये है कि अपनी स्पिन जहाँ पे है ना, मैंने अपनी स्पिन जहाँ पे देखनी है, वहाँ पे मैं होशियार। पाकिस्तान में मैंने आज तक कोई बंदा सादा नहीं देखा। मुझे आज तक कोई बंदा सादा नहीं मिला। हम बड़े बड़े तेज तराज, बड़े होशियार लोग हैं, अपनी-अपनी स्पिन्स हैं। इश्यू ये है कि एलीट कैप्चर है यहाँ पे। एलीट कैप्चर जिस चीज़ के ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शंस करता है, वो सारी की सारी एफिशिएंटली होती हैं, ताकि अवाम का मुफाद इस तरह ऐसा जाता है। मैं सिविल सर्विस रिफॉर्म्स का एक वाक़या आपको सुना है। इन्होंने वाक़यात सुनाए हैं।
2 दिन पहले सिविल सर्विस रिफॉर्म्स की एक मीटिंग थी। वहाँ पे मैं पहुँच गया किसी तरीके से, तो ये सेक्रेटरीज़ निकल रहे थे। आप यकीन कीजिए, मैं नाम नहीं लेता किसी का क्योंकि दोस्त हैं सारे, नहीं, हाँ, ये ना लेनी चाहिए। आप यकीन करें कि वो हँस रहे थे सारे। दे वर लाफिंग। और लाफ किस पे कर रहे थे? चूँकि मुसद्दिक मलिक ने बड़ी बेइज़्ज़ती की थी। मुसद्दिक मलिक ने जो ये वहाँ पे बातें की, वफाकी वज़ीर है। वफाकी वज़ीर, वो ये थी कि यार आप लोग ना काम करना चाहते हैं, बल्कि आप ये चाहते हैं कि रास्ते में रोड़े अटकाए जाएँ। और ये सच है। देखिए, हम दूसरों को ब्लेम करना बड़ा आसान है ना, पंचिंग पैड आप किसी को भी बना दें। मेरा ये आर्गुमेंट है कि जहाँ पे आईएमएफ आँखें बंद करता है, ये मैं मानता हूँ। चूँकि आईएमएफ इज़ अ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। आईएमएफ को मैं इकोनॉमिक So इंस्टीट्यूशन, it is part of the problem. तो वैसे ज़्यादा पार्ट ऑफ प्रॉब्लम हम खुद हैं। हमारे पार्ट पे ज़्यादा प्रॉब्लम। असल में बात ये है कि देखें दोनों ही आईएमएफ भी और हुकूमत भी ये दोनों ही बच्चे नहीं है, ये अपना-अपना उल्लू सीधा करते हैं। बात इतनी है। आप परवाह नहीं, जी, मैं सिर्फ़ चुप की हाल। ये कहना चाह रही थी कि जैसे इन्होंने कहा ना कि चीज़ों का पता ही नहीं है। मैं इस बात से बहुत हद तक मुत्तफ़िक हूँ। जब आप आवाम में उठते-बैठते नहीं हैं, तो आपको उनके मसाइल ही नहीं पता होते। बहुत अरसे से मैं जर्नलिज़्म में नहीं, मैं एक्टिव रिपोर्टिंग नहीं करती थी, तो बहुत चीज़ें मुझे भी नहीं पता थी। और उसका असर ये हो रहा है, इतनी डिटैचमेंट है पॉलिसी मेकर्स और मासेस में कि लोगों को अब ये परवाह नहीं है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, ना वो देखते हैं। उनको पता है कि उनको अपनी रोटी का बंदोबस्त खुद करना है, नौकरी खुद ढूँढनी है, पैसे कहाँ से इकट्ठे करने हैं, खुद करने हैं और सिस्टम पे बिलीव खत्म हो गया है। पहले होता था बजट आता था, हम भी दौड़ रहे होते थे, ये डॉक्यूमेंट, वो डॉक्यूमेंट देखें क्या हो रहा है। अब किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना खबरों में कोई बड़ी हेडलाइन बन जाती है, शहबाज स्टोरी कर देता है, कियानी साहब कर देते हैं तो आ जाती है। अगर आप जनरली लोगों से पूछे ना कि बजट, पहले लोग पूछते थे बजट आने वाला है, क्या हो रहा है? लोग इतना डिटैच हो गए हैं, उनका ट्रस्ट, एतमाद इस गवर्नमेंट के ऊपर, इदारों के ऊपर खत्म हो गया है। उन्हें ये लगता है पैसे इतनी नहीं ये अच्छा मैं आपको बताता हूँ, मेरी जो थोड़ा बहुत नॉलेज है वो ये कि शायद कुछ अर्सा पहले तक ना जो भी पॉलिसी मेकर थे वो शायद लोगों को ऑन बोर्ड करते थे। सजेशंस, रिकमेंडेशन, डिस्कशंस होती थी। पूरी कैंपेन बिल्ड होती थी। ठीक है, अब जो मेंबर पॉलिसी है ना वो अपने आप को अकले कुल समझता है और उसके ज़हन में जो एक आइडिया आता है, अलग साहब, उससे मासूम, शरीफ, सादा नहीं, ओहदे की बात आने से नहीं, मेरी गुजारिश सुनिए कि अगली बात सुने। ठीक है, पॉलिसी वो नहीं बना रहा, उसके पास डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है। वो बंदे 4 हायर हुए हैं ठीक है, बाहर से, वो पॉलिसी बना रहे हैं। इन सबको एक कमरे में बंद कर दिया गया है। इनको बिस्किट्स और चाय सर्व हो रही है, बजट कहीं और बन रहा है। इस दफ़ा एफडीआर में भी कलेक्टिव कंपीरेट मुझे मतलब कहाँ पे बंद है? कहाँ बन रहा है शहबाज? कैसे ठीक है। तक बज रही है। जो लोगों को कितना इंटा चाहिए तो आपकी उस बात से अंदाज़ा हो गया मिल्क पैक वाली से। सबको बताया क्या जा रहा है यार, कीमत क्या बताई क्या? कसम से मैं तो नहीं पता ये कैसे मुमकिन है। मैं जानबूझ के झूठ बोल दिया। और इसको भी खरीदा हो तो फिर है ना। हाँ, बिल्कुल। कहने की मैं एक थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहता हूँ, एक छोटी सी। एक तो ये कि हमारी गवर्नमेंट का सबसे बड़ा इशू ये, जिसके पास भी ब्लैकमेलिंग टूल है ना वो अपनी मर्जी चला लेता है, चाहे वो ट्रेडर्स हैं, चाहे वो स्टॉक मार्केट वाले हैं, या कोई भी ऐसा सेगमेंट है जिसके पास ब्लैकमेलिंग टूल है। स्टॉक मार्केट में पिछले दिनों बात हुई कि नॉन फाइलर्स को एंटरटेन नहीं किया जाएगा, वफद गया 5000 पॉइंट मारे नीचे मार्केट गई, उसी वक्त ऑर्डर रिवर्स हुए। ट्रेडर्स ने कहा हड़ताल, साथ ही ऑर्डर वापस। सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा, नवाज शरीफ साहब ऐड ऑन हो गए। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर याद होगा खलीक साहब को, श्री भाई को, आप सब लोग, आप नहीं थी उस वक्त जब फैटफ आया था, अगर आपको याद हो, वो एक एसआरओ आया डीएनएसबीपी के लिए कुछ 40 सफ़ों का, और वो एक ऐसी तलवार बनी। उसमें मैं ये समझता हूँ जितना अच्छा खलीक भाई ने, शेब नदामी ने, शहबाज साहब ने, मेहताब साहब ने, शकील साहब ने कंट्रीब्यूट किया, कि वरना वो भी एक बहुत बड़ा डिजास्टर था। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोग अब भी कंट्रीब्यूट करें। बट इसके साथ एक जोक सुनाना चाहता हूँ। आपने एक पुरानी फिल्म देखी होगी मौला जट, उसका एक सीन है पहले से किधर जमाने दो, नहीं एड्डी भी छोटे नहीं थी के बाद उसमें बड़ा मजे का सीन है, आज देखिएगा आप एंजॉय करेंगे। मैंने अभी रिसेंटली दोबारा देखी है। उसमें ना एक बैलगाड़ी जा रही होती है, उसका पैर फंस जाता है खड्डे में, तो उस वक्त कुरैशी साहब नूरी नात होते हैं, वो आते हैं, बैल को बाहर निकालते हैं और
कंधे पे रखते हैं और कोशिश करते हैं उसको खींच के बाहर निकालने की ना, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, बड़ा जोर लगाते हैं तो नहीं निकलती गाड़ी। इतनी देर में सुल्तान है कि अजय सुल्तान भाई मौला जट आ जाता है, वो दूसरा बैल निकालता है, जोर लगाता है, बाहर निकाल लेता है। नूरी नाथ की तरफ देखिए, कहता है औकातों वध के काम नहीं करीदा। ठीक है, तो अब ये जिसको जो समझ आ जाए कि ये किसके बस से बाहर है काम। वैसे इसमें एक मौला जट भी और एक नूरी नाथ भी बैठे हो। एक दी आगे है इसमें, लेकिन अभी लास्ट लेग हम प्रोग्राम की लास्ट लेग पे जाने जा रहे हैं। ये हम बजट के मतलब क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं आपसे, क्या तवक्कुआत वाबस्ता हैं अवाम की, चूंकि आपका पब्लिक से भी इन टच है, और दूसरा बजट में टैक्स के हवाले से आपके ख्याल में किस हद तक रिलीफ मिलना चाहिए लोगों को, और कौन कौन से सेक्टर्स हैं। चाहत की सुमर ना ही बात करे तो अच्छा है इन हालात के अंदर। सब चाहत, जैसे उन्होंने कहा, चाहत की जहाँ तक बात है ना, तो हर कोई चाहेगा कि जी उसके ऊपर टैक्स दो, सही। और वो चाहेंगे कि हर किसी के ऊपर टैक्स हो। अनफॉर्चुनेटली जो हमारी जो स्टेट और जो उसके अपरेटस है ना गवर्नमेंट के, वो उनका ये मतलब एक टेंडेंसी ये बन गया, जैसे वो प्रेडेटर स्टेट होती है कि जहाँ को अपॉर्चुनिटी नजर आए, कहीं को आपका सिटीजन सर उठाने की कोशिश करो, उसको सर के ऊपर मारो, और उससे उससे जो निकल आए वो निकाल लो। अ, अभी तक ये हमें नज़र नहीं आ रहा कि जो स्टेट फेयरली सारे जो टैक्स पेयर हैं, जो जो उसके अपने सिटीजन्स हैं, उनको फेयरली ट्रीट कर रही है। आप एक तरफ देखते हैं कि जी जो, जैसे आपने अभी बात की कि जी जिसके पास पावर है वो अपनी टैक्स रेट के ऊपर भी मर्जी करवा देता है। एक रैद ले दे के सैलरीड क्लास है जिसको आप निचोड़ी जाते हैं हर साल। इस दफ़ा फिर आप कह रहे हैं कि जी पेंशनर हो, तो अगेन वो भी तो वही जो टैक्स नेट में है, जो, हाँ जी, एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर है, उन्हीं को हमने पकड़ना है। उन्हीं को निचोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। टैक्स नेट हर कोई ये बात करता है कि जी टैक्स नेट एक्सपेंड नहीं हो रहा, और वो नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये है कि जी जब तक वो इंक्रीज़ नहीं होगा तो आप इसी को निचोड़ी जाएँगे। तो लेकिन जो जेन्युइनली पिछले साल से जो उनकी के बाद जो वादे थे कि जिस दफ़ा हमने बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिए हैं, तो जो इनकम टैक्स जिन लोगों के ऊपर, मेरा तो ज़ाती ख्याल ये है कि जो थ्रेशोल्ड है ना, मिनिमम थ्रेशोल्ड, वो मेरा ख्याल है इंक्रीज़ इनको करनी पड़ेगी अब। पिछले 1 साल उन्होंने खुद भी बहुत बोला, और अब आपने कम से कम लफ्ज़ को ऑनर चलो अभी ये करने चाहिए। एक पर्सनल रिक्वेस्ट है आपसे, आपने डीएनएसपीपी के दौर में ना एक स्टोरी की थी, मैं भी ढूंढूंगा, आपको भेज दूंगा, उसको तो दोबारा छाप दीजिएगा, जिसमें ये तमाम सोसाइटीज जो टैक्स नहीं पे कर रही, ताकि मतलब मैं ही क्यों पे करूं टैक्स। आपको स्टोरी याद है ना? सर मुझे सिर्फ वो नहीं याद, मैं बहुत सारी और चीज़ें, मिसाल के तौर पे उससे बड़ा एक टैक्स का गैप है कि आपसे जीआईडीसी रिकवर हुआ, कंज्यूमर से रिकवर हुआ, बिलियंस ऑफ 750 के 800 अरब रुपया रिकवर हुआ, उसमें से आधा भी गवर्नमेंट के अकाउंट में नहीं गया। तो इसका मतलब अगेन वही है कि जिसके पास पावर है वो टैक्स कलेक्ट करके भी बजट यू फील कि कोई कमी होगी आपके ख्याल में, कुछ रिलीफ मिलेगा कुछ सेक्टर्स। इनकम टैक्स का तो जनरली मतलब एक राइट एस्टेब्लिश हो चुका हुआ मेरा ख्याल है, वरना बाकी ये पॉलिटिकल इकानमी है, उसमें आपको पता है दूसरा साल वो है, कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मुझे नहीं है। ये रिलीफ जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ वो बियॉन्ड 3rd ईयर अगर गवर्नमेंट इन प्लेस हुई, तो तब वो कोई रिलीफ देने की कोशिश करेगी। इस दफ़ा तो मेरा ख्याल है बिजनेस एज यूजुअल मुझे लगता है, शायद जनरली। मुझे लगता है कि जो हमारे कुछ इम्पोर्टेड आइटम्स हैं, और ख़ास तौर पे जो इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल्स हैं, उनके ऊपर कुछ टैक्सेस में कमी होगी, और जहाँ-जहाँ उनके ऊपर विथहोल्डिंग हो रही होती है, उसमें कमी होगी। जिसकी वजह से किसी हद तक जो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है इंडस्ट्रियल सेक्टर की, वो किसी हद तक कम हो, तो साथ-साथ जब हमारा इंटरेस्ट रेट सिंगल डिजिट पे आ जाएगा, तो किसी हद तक जो है वो छोटे कारोबारों को मौका मिलेगा कि वो भी कोई कर्ज़ लेके कोई कारोबार कर सकेंगे। ये 2 चीज़ें रिलीफ़ में नज़र आती हैं। साथ-साथ जो भी हम बात करते हैं इम्प्लीमेंटेशन की, तो बड़े एक मज़े का एक वाक़या है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में एक पैरा आया है कि एक ऑयल रिफाइनरी ने 48 बिलियन रुपीस की लेवी हड़प कर ली है, और उसके ऊपर जो है तकरीबन 22 अरब रुपए का सूद भी है। तो आज 2019 से 8 तक वो वो वसूली हुई, और उसके बाद वो अपनी रिफाइनरी बंद करके नए नाम से आ भी गए हैं, और एसएससीपी ने उनको ओके भी कर दिया, और वो नई रिफाइनरी दोबारा उनकी वही डायरेक्टर्स काम भी कर रहे हैं। अब ये सब चीज़ें ऑन डॉक्यूमेंटेड हैं, ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही होती। फिर दूसरी बात, जो हम बात करें इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, वो लोग जो कि सेल्स टैक्स के अंदर चोरी कर रहे हैं, वो जो असल कारोबार है उसको नुकसान पहुँचा रहे हैं। चाहे वो शूज़ बना रहे हों, चाहे वो कपड़ा बना रहे हों, इस इवन की जो शुगर मिलें हैं, वहाँ एफबीआई के लोग बैठे, तब भी जो है वो सेल्स टैक्स चोरी हो रहा है। जबकि सब की सब ट्रैक एंड ट्रेस भी मौजूद है।
तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं और ये वो फिर वही शुगर मिले हुए हैं, वही रेट निकालती हैं हर चीज़ का। फिर जो पाकिस्तान में सही और कारोबारी तरीके से और कानूनी तरीके से कारोबार कर रहा होता है, वो नुकसान में होता है और वो फिर किसी काबिल नहीं रहता। इसीलिए बहुत अच्छे-अच्छे कारोबार पाकिस्तान में खत्म बट जो होता है ट्रैक एंड ट्रेस तो अगर वेबसाइट दिवस देखते में हैं, एक मॉडल वही चीज यहाँ होता पर है ट्रैक है, इम्प्लीमेंटेशन और वो आयरा सस्तर होना चाहिए। शहबाज साहब बजट और टैक्सेशन देखिए, कोई बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रिलीफ नहीं है। इतने 3-4 अनाउंसमेंट्स आ जाएँगी कि आपको ये कहा जाएगा कि अच्छी सी हेडलाइन बना के अच्छी सी स्टोरी लगा दो। वो हेडलाइन की हद तक रिलीफ होंगी। हुकूमत के पब्लिक रिलेशन पब्लिक रिलेशन में वो पैसे करते हैं, कहने पे लगाते हैं सब। ये वो जो कहा जाएगा वो जो आएगी वही लड़के ना वो तो डिपेंड करता है कौन क्या है। कौन कर लगा देते हैं। वैसे ये ठाकुर है कि हाथ से हाथ हल्का रखते हैं। अरे टैक्सेशन नहीं, वो तो डिपेंड करता है, अगेन डिपेंड करता है कौन क्या है। अगर ये वैसे टैक्सेशन शहबाज साहब सैलरी क्लास पे मामूली सा रिलीफ है, ज़्यादा खुश ना होइएगा। अगर एग्ज़म्पशन की थ्रेशोल्ड जो उन्होंने प्राइवेट वाले से बिल्कुल ही कुछ नहीं होता है। थोड़ा-सा रिलीफ देंगे सैलरी क्लास को, थोड़ा-सा मलिक साहब के धंधे को भी दे देंगे। अरे अच्छा, ज़्यादा नहीं, इतना। कांग्रेचुलेशन एफईडी वाला तो सबको पता है उसका। नहीं, ये इसके ऊपर मैं कह रहा हूँ बगल में भी वैसे वकील साहब भी और शेर साहब की टिकट चला के आए हैं कि जो कैपिटल गेन टैक्स है, मतलब ये टिपिकल वो नहीं है बगल में छुरी मुंह में राम राम। मतलब वजीर खजाना कह रहे हैं, चेयरमैन एफबीआर कह रहा है हमने ओवर टैक्स कर दिया है और हम ट्रांजैक्शन टैक्स कम कर रहे हैं। ओ भाई, मतलब क्या आप अपने ही मजाक उड़ा रहे हैं ना। ये वही है जो 25% रिलीफ दे के उसके स्लैब अलावा चेंज करनी अच्छा मैं चले रिलीफ किस किस्म की रिलीफ दी जा रही है? जब वो दूध की डिबेट हो रही थी ना, तो किसने कहा कितनी दें? 2-3 किसी ने कहा इतनी दे दो, किसी ने एक ने कहा कि सर इस तरह करो प्रेशर बढ़ा 1% सेल्स टैक्स घटा दो बिन्स पे थे। सो दिस इज़ द माइंडसेट। फिर तीसरे ने जैसे 1% कम करना है तो फिर ना ही करो, फिर तो ये क्या कर रहा? लेकिन हो सकता है कि चूँकि बहुत ज़्यादा एहसास है हुकूमत को तो बच्चों के दूध का और ये हो सकता है काम कर दें, 1% कर दें, आधा फ़ीसद कर दें, 2% कर दें, 3 कर दें। तो लेकिन दूसरी साइड पे जो इंक्रीज़ेज़ आ रहे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा है। तो अच्छा इतना कोई आसान बजट मैं था इधर से आपने शुरू कर दिया। अच्छा, मसला ये है, जो फिलॉसफी है, वो ये है कि जो फॉर्मल सेक्टर है, जो टैक्स पेइंग सेक्टर है, उसका जो रेट है, वो रैशनलाइज़ होना चाहिए। मैं कमी की बात नहीं कर रहा, मैं रैशनलाइज़ेशन की बात कर रहा हूँ। लेकिन मसला ये आई में एक असूल है जिसके ऊपर ये सारी बजट मेकिंग ये एक्सरसाइज़ कर रहा है, कि आप जहाँ पे रिलीफ़ चाहते हैं, उसका अल्टरनेट बताएँ कि कहाँ से वो रेवेन्यू जनरेट होगा। उसका अल्टरनेट जब तक नहीं होगा, तब तक कोई प्रपोज़ल चाहे वो सैलरी क्लास के बारे में हो, चाहे वो प्रॉपर्टी वालों के बारे में हो, चाहे वो टोबैको के बारे में हो, बेवरेजेस के बारे में हो, दूध के बारे में हो, किसी भी सेक्टर के बारे में हो, वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। मतलब सिर्फ ऐड ऑन आपके साथ ही ये जैसे भी मेरे शहबाज साहब जैसे पीएचडीज हैं, ये सॉल्यूशन वो पीएचडीज बताएंगे। यार उनका काम सॉल्यूशन देना नहीं है, पाकिस्तान की इकॉनमी को चलाना नहीं है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, उनका काम एक बैलेंस को देखना है और बैलेंस को देखते हुए बैलेंस से मुराद ये है कि मरीज़ को स्टेबलाइज़ करना है उन्होंने, ताकि वो अगर मतलब है वो ज़िंदा रहे, मर ना जाए। और मज़ीद दवाई लेता रहे। अच्छा, मैं जो बात करना चाहता हूँ वो ये है कि ये जो प्रॉपर्टी वाले हैं, आपके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। वो ये है कि भाईजान, मुझे ये बताएँ जो पैसे बनाते हैं वो टैक्स क्यों नहीं देना चाहते? किससे मना से एक मिनट, किसने मना किया है? मुझे बात करनी है सर। जो पैसे बनाता है ना, उसको टैक्स देना चाहिए। कोई भी, चाहे मैं बनाता हूँ, आप बनाते हैं, कोई भी इस कमरे में बैठा हुआ है। चूँकि वजह ये है, टैक्स की भी एक हद होनी चाहिए बस। अच्छा बस सर, आप उसके बाद जो बोलेंगे मैं चुप करके सुनूँगा। मसला ये है, इस मुल्क में जो पैसे बनाते हैं ना, उनकी नेटवर्किंग भी बड़ी अच्छी है। वो हम साथियों से भी बड़ी अच्छी नेटवर्किंग करते हैं। वो उनसे भी बड़ी अच्छी करते हैं। डीएचएज़ भी उनके होते हैं। वो सारा कुछ वो होते हैं। प्रॉब्लम ये है कि भाईजान, जो पैसे कमाए उसको टैक्स दे। हाँ, कितना रेट होना चाहिए इस पे बहस हो सकती है। बजट में क्या टैक्सेशन आ ये भी उम्मीद कर आप मतलब मुझे कि आपने डीएचवी का नेटवर्किंग भी कही, मतलब इतनी नेटवर्किंग, इतना पावरफुल डीएचए, फिर भी 3 साल तो जलील हो रहे हैं। किस तरह? मैं तो समझता हूँ मतलब रिलीज के बहुत सारे सेक्टर अनवासा पी पेरिसते के वास चल गया रहे। लोग मेरी बात को संजीदा नहीं लेते। मैंने कहा था कि इस महफ़िल में एक मौला चढ़ एक नूरी नाथ है। और आमने सामने बैठे हुए हैं। ये बात भी है। देखिए, असल में पता है इश्यू क्या है? इश्यू ये है कि आप एक घर को चलाते हैं,
मुझे ये बताएं, जब तक आप आमदन को और अखराजात को बैलेंस नहीं करते, आपका घर चल सकता है? नहीं चल सकता। इशू ये नहीं है, मेरे ख्याल में इशू ये है कि वो टैक्सेशन जो है वो इक्विटेबल हो, वो फेयर हो। फेयर अगर नहीं है ना तो फिर प्रॉब्लम है। मुझे ये बताएं कि आप कहते हैं कि प्रॉपर्टी के ऊपर बहुत टैक्स है, तो मुझे ये बताएं कि आप ये जो कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन का मैं सपोर्टर हूँ, लेकिन ये जो प्रॉपर्टी वाले मुख्तलिफ फाइलें बेचते हैं और उन फाइलों के ऊपर पैसे बनाते हैं, इसको आप कैसे जस्टिफाई करते हैं? आप कंस्ट्रक्शन के ऊपर टैक्स को कम करें ना, मैं उसका आमीन। का कहते हैं हमें आएगा दिन अगर कर आप वैल्यूएशन की बात कर रही, हम भी उसको सपोर्ट करते हैं। हाउसिंग कंस्ट्रक्शन पैकेज के ऊपर बात हुई, मैं तो आपको भी याद कराता हूँ, शहबाज साहब को भी, शुएब साहब भी विटनेस हैं। हम तो कब से कह रहे हैं यार ये बंद होनी चाहिए फाइलें। सही बजट अच्छा, एक मैं उससे प्रॉपर्टी से मैं उससे निकलता हूँ। मुझे गाड़ियाँ जो है वो जितनी प्राइस है इस मुल्क के अंदर, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल अनजस्टिफाइड है, कोई उसकी नहीं है। ये टैरिफ को कम करे, उसके ऊपर रेट्स को कम करे, और ये जो 2-3 कंपनियां पाकिस्तान पे छाई हुई हैं, इनसे जान छुड़ाएं, कंपटीशन बढ़ाएं। इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड को या तो एबॉलिश कर दे, या उनको कहें कि कोई कोई डिलीशन प्रोग्राम जो वाकई इंटरव्यू लेटर इंस्पेक्टर उसको इम्प्लीमेंट करें, ताकि एक कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट हो। इंडिया में गाड़ी की कीमत देखे, यहाँ पे देखे। अच्छा, यहाँ पे वो एक्सचेंज रेट का मैं मानता हूँ, टैक्सेशन का भी मानता हूँ, टैक्सेशन को यहाँ पे रैशनलाइज करें, ताकि चूंकि हुकूमतें पब्लिक ट्रांसपोर्ट देने में नाकाम हो चुकी हैं। ये मेट्रो शेट्रो जो है, नहीं, फैसलाबाद इस्लामाबाद में अच्छी सर्विस। तर एक वाइड प्रोजेक्ट है मियां नवाज शरीफ के ज़माने का, जिसका मैं सपोर्टर लेकिन उसके अलावा भी ये जो विसी हूँ। ये जो इंटरसिटी ट्रैवल करने वाले लोग हैं, उनके मसले का हल नहीं है। गाड़ियों की ये क्लियर है। बजट पे जी सारा आप मैं बजट कैसे मैं बहुत मुख्तसर, क्योंकि ये लोग तो बहुत बड़े-बड़े गुलाम गर्दिशों में घूमते हैं, मैं उतना नहीं घूम पाती। तो मैं सिर्फ़ ये कहना चाहूँगी कि देखिए, जो बज़ाहिर लगता है ये है कि इम्पोर्ट लिबरलाइज़ेशन पे बात हो रही है, कुछ इम्पोर्ट्स के ऊपर जो ड्यूटीज़ थी वो कम होंगी, ठीक है। IMF ने भी इनको कहा है कि अपनी इकोनॉमी का वो ओपन अप करना शुरू करें। दूसरे नंबर पे सैलरी क्लास के टैक्स की बहुत बात हुई, तो वो उस पे हम देखते हैं कि तो कुछ थ्रेशोल्ड कम होगा पहले दूसरे स्लैब पे। बाकी जो लार्जर आप कहते हैं, तो मुझे लगता है कि कुछ नई लोन्स की स्कीम्स आएँगी, छोटे लेवल पे, कि लोग उससे कर्ज़े लेके फ़ायदा उठाएँ, क्योंकि वो बड़ी हेडलाइन्स बनाती हैं। तो वो आ जाएँगी, वो अलग बात है कि कोई उसको ले पाता है कि नहीं ले पाता, वो एक अलग बात है। और दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है, किसी तरह से गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, मुझे नहीं पता कि वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। पिछले 4 सालों में पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की हुकूमत की तरह अपनी सेविंग्स खा रही है। तो कुछ ऐसा तरीका करें कि लोगों की जो वेज है वो बेहतर हो और वो दोबारा सेविंग की तरफ आएँ। सेविंग लोग अपनी खा के गुज़ारा कर रहे हैं। तो ये बुनियादी टारगेट्स होने चाहिए जो कि बजट में ऐसा देखिए, बजट के हवाले से 1-2 चीज़ें तो हैं कि इम्पोर्ट स्टेज के ऊपर कुछ टैक्सेस में कमी होने जा रही है। ऑटोमोबाइल सेक्टर के हवाले से मैंने पता किया था, वो ये कह रहे थे कि जो कस्टम ड्यूटी है, उसको कम करने की प्रपोज़ल है। इस वक्त 50 से 100% है, और उसमें हो सकता है 20-25% कमी आ जाए, थोड़ा-सा कॉम्पिटिशन क्रिएट करने के लिए, क्योंकि लोकल जैसे कंपनीज़ हैं, इन्होंने बताया शाह जी ने, कि प्राइसेस तो कम नहीं हो रही, ठीक है? ना वो अपने यूनिट्स बढ़ा रहे हैं। तो अब इम्पोर्ट खोलने की एक प्रपोज़ल है कि 5 साल पुरानी गाड़ियाँ और बतदरीज इसको 10 ईयर्स के ऊपर लेके जाएँगे। तो कस्टम ड्यूटी इनिशियली कम करना चाहते हैं। प्रपोज़ल की हद तक अब ये है, पता नहीं आगे ये करते हैं कि नहीं। दूसरा ये कि डॉक्यूमेंटेशन ज़रूर होनी चाहिए, बजट के अंदर ऐसे मैसेज होने चाहिए, क्योंकि आप अभी तक आप देखें, इतने पावरफुल रूलर्स आए हैं, गवर्नमेंट्स आई हैं, बड़े-बड़े नाम आए हैं, वो अभी तक ताजरों को, मिडलमैन को, ये जो रिटेल होलसेलर्स हैं, इनको नेट में नहीं ला सकते। आपका ये जो रियल एस्टेट सेक्टर है, इसके अंदर बड़े इश्यूज़ हैं। इनको इंसेंटिव मिलना चाहिए, क्योंकि अलाइड इंडस्ट्री जो है कंस्ट्रक्शन की, वो काफ़ी ज़्यादा हैं, दर्जनों इंडस्ट्री हैं जो इसके साथ चलती हैं। तो इस सेक्टर को कम से कम जो है ना, एक वो जो जमूद आया हुआ है, इसको तोड़ना चाहिए, ताकि लोगों का बिज़नेस बढ़े। और साथ-साथ एग्रीकल्चर सेक्टर की जो इनपुट कॉस्ट है, वो कम होनी चाहिए, क्योंकि आगे क्राइसिस डेवलप होता नज़र आ रहा है इस हवाले से एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, क्योंकि क्लाइमेट जो चेंज है, उसके हवाले से बड़े इश्यूज़ हैं। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में इनपुट कॉस्ट जो है, वो कम होनी चाहिए। और मेरा ख़्याल है कि डॉक्यूमेंटेशन जो रियल तरीके से करनी चाहिए। ये जो प्रेशर ग्रुप्स के अंदर प्रेशर में आके ये रोक देते हैं, थोड़ा सिलसिला चलता है, ब्रेक लग जाती है, तो उसका आउटकम कुछ भी नहीं आता। तो ये ज़रूर होना चाहिए। खलीक भाई, कल आपकी स्टोरी थी डॉन में मॉर्टगेजेस के ऊपर, क्या लगता है IMF मान जाएगा आपको सब्सिडी देने पे?
जैसे शाह जी ने कहा कि जी अगर आप उसके अगेंस्ट एक अमाउंट बताएंगे कि जी ये हमारे पास अमाउंट है जो हम इसके अंदर डाल प्ले सकते हैं, करें यहाँ प्ले कर सकते हैं, तो फिर तो होगी। वैसे तो 22% से कितना 22% 11 इंटरेस्ट रेट था, तो जो काइबोर था वो तो 24-25 के ऊपर जा रहा था ना, तो अब तो 11-12 के ऊपर है, तो ऑलरेडी काफ़ी हुआ है। तो अगर इसमें गवर्नमेंट थोड़ा सा भी पुश करे तो गुंजाइश है मेरा ख्याल है और उसकी उन्होंने एक मेरा ख्याल इंडिकेशन दी है कि जी 2 लाख यूनिट तो गवर्नमेंट खुद बना के देगी। पंजाब में ऑलरेडी चल रहा है, लेकिन जो ये अपना ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात है ना, उसमें एक बड़ी बारीक लाइन है। आप देख रहे हैं कि पिछले 2-2.5 महीने से गवर्नमेंट पेट्रोल और डीजल की कीमतों को कम नहीं होने दे रही, और वो इसलिए नहीं होने दे रही कि और एक दूसरा चीज़ आपने देखा होगा कि पिछले पिछले 5-6 साल में आपने देखा होगा कि जी जो छोटी गाड़ी है ना वो कोई नहीं आ रही। जो जिनकी आप बात कर रहे हैं ना कि 3-4 असेंबलर थे, 3-4 से वो 8-10 हो गए। लेकिन वो सारे उस सेक्टर में हैं जहाँ से मेरा ख्याल है कम से कम ये 10 बंदे जो हम बैठे हुए हैं, इनमें से सब की तो रीच से वो बाहर है। या वो एसयूवीज़ में जा रहे हैं, या वो स्पोर्ट्स वाली जो है उनमें है, या बिल्कुल प्राडोज़ और भाई अब इलेक्ट्रिक व्हीकल का ट्रेंड आ रहा है छोटी गाड़ियों पे हैचबैक पे नहीं है। छोटी गाड़ियों में नहीं है, यानी या। यानी कि पेट्रोल, डीजल और इससे चलने वाली इवन इलेक्ट्रिक जो है उसके लिए भी तो आपको कोई मॉलिक्यूल चाहिए ना, अपना ऑयल का या पेट्रोल का या हमारे को रिलीफ फिर भी नहीं मिल रहा तो उस तरफ हो गया पे जी बिल्कुल। जबरदस्त क्विकली करने आपका मुझे लास्ट क्वेश्चन करके कंक्लूड करना पे एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ वो ये है सर कि देखिए ये जो बूम बस साइकिल है ना, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज है इस टाइम। एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेंगी, इंपोर्ट रैशनलाइजेशन की हम सारे बात कर रहे हैं, हुकूमत भी कह रही है, आईएमएफ भी कह रहा है, लेकिन आपके रिजल्ट्स डिप्लीट होने शुरू हो जाते हैं। तो हम विशियस साइकिल के अंदर हैं। ये फाइनेंस मिनिस्टर जितनी दिल में बातें करते रहे, बुनियादी मसला ये है कि वो जो स्ट्रक्चर है बुनियादी इकोनॉमी का, वो जब तक ठीक नहीं होगा हमारे मसाइल हल नहीं होंगे। इतने ज़बरदस्त मुल्क से हम फाइनेंस मिनिस्टर ढूंढ के लाए हैं, आप फिर भी राजी नहीं उससे। कि ये टोबे का है, क्या हो गया ऐसे? नहीं सर, अपना ही है सर। पे तो आप नहीं रहे हो, रख देना। लेकिन यार बर्गर कमालिए से तो 2 ही चीज़ें मशहूर हुई हैं कि या कमालिए का खतर या कमालिए। अरे लेकिन और किसी अभी 2 हो गए ना, देखिए डिमांड ज़्यादा किसकी है ना। अच्छा जी, प्रोग्राम को कंट्रोल करना, लेकिन उससे पहले ब्रीफली आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि अगर हम बड़े घर की बात ना करें तो मेरा ख्याल है कोई प्रोग्राम खत्म नहीं हो सकता। एक ऐसा एफसी भी बनाई है हमने कि इकोनॉमी बेहतर होगी, इन्वेस्टमेंट आएगी। सो कितनी आपकी हद में कामयाबी हुई है एफएफसी को आपके ख्याल में प्रैक्टिकली? सर बिहाइंड दी वॉल जो है वो कागज़ों में क्या है मुझे नहीं पता कितना कुछ हुआ हुआ है। ऑन यानी ऑन ग्राउंड तो मुझे कोई चीज़ नज़र नहीं है। अब अभी तक कोई चीज़ मटेरियलाइज़ मुझे होते वो तो बड़ा नज़र नहीं आया। मैं और कामयाब उसमें कोशिश कर रहा और उसमें कितना मेरा ख्याल साल से ऊपर हो गया ना जी, फरवरी टू नहीं 2 साल, सवा साल हो गया। 2 साल, नहीं चलो उस वो वाले उस पीरियड को मैं जून 2022 ऑपरेशनल जब से ब्रीफिंग कूलिंग पीरियड चले निकाल दे, फिर भी चले आगे जून 2022 में बनी। जी सर 2 साल में तो तो मेरा ख्याल है कि ये मेरी थोड़ी इख्तलाफी राय है। वजह उसकी है कि मैंने गवादर में जब प्रेजेंटेशन अटेंड की, 47 जो है ना वो आपको एनओसीज चाहिए एक इन्वेस्टमेंट के लिए गवादर के अंदर, और ये हर सूबे के अंदर यही सूरत हाल है। तो बीओई के अंदर भी लोग आते थे और इतने ज़्यादा एतराज़ात सूबों के दरमियान, ज़िलों के दरमियान, वो मुसलसल चीज़ों को लटकाते जाते थे। मुसलसल ये बात भी हो रही है, जो रेड टेप है हमारे यहाँ, वो ग्रेड 22 से शुरू होती है और समझ लें ग्रेड 4 तक जिसके बस में हो वो आती ही आती है। तो इस तरह की अगर हम एसआईएफसी के ज़रिए, जो हमने अपनी माइनिंग कॉन्फ्रेंस भी की है, उसके बाद हम पाकिस्तान में इस तरह की इन्वेस्टमेंट लाना चाह रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि इससे किसी हद तक जो हमारी ये रेड टेपिज़्म है ना, ये किसी हद तक कम होगी, और जो छोटे-छोटे जो ना ज़िलों के अंदर इश्यूज़ जो हर्डल्स आ रही हैं, वो कम से कम सरमायाकारों को, चाहे वो बिजली ले रहे हों, चाहे वो अजीब-अजीब तरह के ना कि जी आप एनवायरनमेंट को क्या नुकसान पहुँचाएँगे, आप गैस को क्या करेंगे, हर तरह की ये भी एसएफसी तो कर सकती है ना देहर मैं इसलिए यही तवक्को रख रहा हूँ कि वो जो हमारे वो एक टेबल के ऊपर आ जाएँगे, एक विंडो के ऊपर आ जाएँगे, तो मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला करे कि ये मसले हल हों और इन्वेस्टर्स को जो है किसी हद तक सुकून मिले। मतलब शेर जैसे एक सवाल है, ऐसे इसी का मैं भी सपोर्टर हूँ, बात करता हूँ कि पॉजिटिव है, पर एक चीज वो ये अंडरस्टैंड नहीं कर रहे कि आप बाहर से पकड़ के ला रहे हैं, इधर से मैं शकील साहब को, खलील साहब को कह रहा हूँ तो भाई चलो,
मतलब हमें ट्रस्ट नहीं है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हुए। और जब मैं दुबई में बात करता हूँ, मलेशिया में बात करता हूँ, वो अंधे हैं, उनको नजर नहीं आता कि ये खलीक साहब पैसे बाहर लेकर आ रहे हैं, तो मैं इधर क्यों लेकर आऊं। पहले यहाँ पे एटमॉस्फेयर ठीक करें, यहाँ पे लोगों को कंफर्टेबल करें। मतलब ये नहीं फाइनेंस मिनिस्टर कहे हम टैक्स कम कर रहे हैं और उसके बाद आप तो नो सर, बात आपकी सही है, लेकिन बात ये कि ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जो 50 साल से जंग को बर्दाश्त कर रहा है। आप जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाते हैं, जंगें आके आपका सत्यानाश फेरती हैं। इन हालात में कौन-सा निकाल रही है हमने? अब फिर आप बलूचिस्तान के हालात देख लें, केपी के हालात देख लें, पंजाब तक जो है वो हमले होते रहे हैं। पूरी हमने भी वॉर ऑन टेरर इस्लामाबाद ने हर रोज़ धमाके फेस किए। हम अपने जब बच्चों को बताते हैं तो वो कहते हैं ऐसे होता था हमारे यहाँ, सुबह शाम धमाके होते थे और इसी शहर में होते थे और तब भी लोग यहाँ रहे हैं। तो आप इस एक ऐसे मुल्क को आपने खित्ते के अंदर दिया क्या है? ये भी तो देखें ना। मतलब आप जो हम बात कर रहे हैं, ना आप माइनिंग कर सकते हैं, ना आप जो है वो तेल और गैस के प्रोजेक्ट कर सकते हैं। आप जो प्रोजेक्ट करना भी चाहें इन्वेस्टमेंट के लिए, क्लियरेंस ही नहीं मिलेगी आपको। जो हम अभी पीएचडी की बात कर रहे हैं, खर्च नहीं हो रहा। क्यों नहीं खर्च हो रहा? क्योंकि वहाँ काम ही नहीं हो सकता। इतना प्रेशर इस 2 सूबों के अंदर आपके कोई प्रोजेक्ट नहीं लगा सकते। हाँ, होता है वो। अबे लोग टिकट तो जाते हैं पाकिस्तान से बाहर। देखें, ये जो 5 दिन की जंग थी ना इंडिया पाकिस्तान ने जिस तेज़ रफ्तारी से ये जंग जीती है, इस पे पाकिस्तान एयरफोर्स ने बहुत अच्छा काम किया। 5 जहाज़ गिराए। उन्होंने उनकी अब तो 7 हो। S-400 की S-400 की बैटरीज तबाह की हैं। हमारी जो आर्मी है, उन्होंने उनके 84-86 ड्रोन्स गिराए। तो मेरे ख्याल इस पे जितनी आर्म फोर्सेस की तारीफ की जाए वो कम है। नहीं, एसआईएफसी का मैंने उसी का जवाब दिया। हाँ जी। ठीक ठीक तक था। तो चलिए सारे नहीं आप एंड फिश अच्छा पहले ये सब बलचाने के इंसान थे। देखिए जी, एसआईएफसी का मतलब हम सुन तो बहुत रहे हैं, ब्रीफिंग हमने भी अटेंड किए हैं और स्लाइड्स भी बहुत देखी हैं और एमओयूज़ भी बहुत देखे हैं। हर दूसरे तीसरे महीने कोई ना कोई बंदा आ रहा होता है, वो एमओयू साइन के करके चला जाता है। एक अमेरिकन इन्वेस्टर भी आया था, आपको याद होगा। स्टेट प्रोटोकॉल दिया गया था, उन्होंने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लेकिन इसने भी होश से नहीं जी, सऊदीज़ ने भी और कतर और ये। लेकिन प्रैक्टिकली आप देखें, नंबर बोलते हैं ना, कि आप देखें कि हमारे अंदर पाकिस्तान के अंदर जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो कितनी है, उसके नंबर तो वही है, 1.5-2 बिलियन $2 बिलियन, इससे ऊपर 4% ऑफ जीडीपी हर साल। वही नंबर है। तो अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुई है पिछले 2 साल में, तो वो रिफ्लेक्ट होनी चाहिए ऑन पेपर्स और इनको बताना भी चाहिए कहाँ-कहाँ पे हुई है। अब देखें, वो नहरों का इश्यू था, वो भी इससे जोड़ा गया, ठीक है, कि इन्वेस्टमेंट से लिंक था उसका, वो भी एक बुरहान क्राइसिस लाइक सिचुएशन हुई। वो तो इंडिया ने पानी बंद किया, तो इन्होंने कहा यहाँ पे पानी बंद ना करें, रोकने पे लात। तो बात ये है कि एमओयूज़ बहुत सारे साइन हुए हैं, लेकिन ऑन पेपर्स अभी अब तक हमें कोई आउटकम नज़र नहीं आ रहा। उस तरह हो सकता है, होपफुली, कि आइंदा आने वाले दिनों में इस पे डेवलपमेंट। जी सर। अ, मैं शहबाज की बात को आगे बढ़ाऊँगी। एसआईएफसी बहुत अच्छा इनिशिएटिव हो सकता होगा, लेकिन आइडियोलॉजिकली मेरा ख़्याल है कि ये उनका मैंडेट नहीं है। अ, इन्वेस्टमेंट लानी है, करनी है, ये काम सिविलियन हुकूमतों के होते हैं, वो इन कामों में अच्छी होती हैं, वो उन्हें करना चाहिए, वो नहीं कर पाती, ये उनकी इनएफिशिएंसी है, जब भी रूम मिलता है। लेकिन एसआईएफसी जिन लोगों को कैटर कर रहा है, वो वही प्रिविलेज्ड क्लास हैं जिनको हर गवर्नमेंट कैटर कर सकती है। मैं तो अपना प्रोजेक्ट लेके एसआईएफसी के पास नहीं जा सकती कि मेरा ये काम है, आप ये करा दें। उसके लिए मुझे वही 22-23 महकमों के पास जाके एनओसी लेना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को इम्प्रूव हमेशा पहले डोमेस्टिक लेवल पे किया जाता है और फिर बाहर से लोगों को बुलाया जाता है। तो एसआईएफसी जब ही इफेक्टिव हो पाएगा जब आपकी इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट यहाँ बेहतर होगा। वो अभी तक नहीं हो जी विजात साहब। अच्छा, एसआईएफसी पे बात करने से पहले देखें, एक चीज़ जो है ना वो इस मुल्क में तय होनी चाहिए, और वो जब तक तय नहीं होगी तब तक ना इकॉनमी आगे बढ़ेगी, ना कोई और बात आगे बढ़ेगी। वो ये है कि क्या हमने स्ट्रेटेजिक डेप्थ की बुनियाद पे इस मुल्क को चलाना है या इकोनॉमिक डेप्थ की बुनियाद पे चलाना है, ये फैसला होना चाहिए। ये फैसला, बुनियादी फैसला जब आप कर लेना, फिर उसके जो टूल्स हैं उनके बारे में बात हो सकती है। टूल्स, मैं सारा से बिल्कुल यानी इनकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। बेसिकली जिसका जो काम है ना उसको साझे, बुनियादी बात ये है। हाँ, लेकिन कुछ मजबूरियाँ भी लेकिन फॉर टाइम बीइंग, आप अगर इमरजेंसी में आप इसको ज़रूरी समझते हैं तो ठीक है, लेकिन इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क जो है ना वो बेहतर हमेशा ये है कि जो सस्टेनेबल भी हो। पॉलिटिकल पार्टीज, सिर्फ हुकूमत नहीं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग अपोजिशन, इंक्लूडिंग इमरान खान, सारे एक जगह पे हों, वो चीज़ ज़्यादा सस्टेनेबल है। और दूसरी बात ये है कि हमारा आजकल ज़्यादा जोर मिनरल्स के ऊपर है। इसमें मैं ये आधा मिनट सिर्फ जीबा, वो तो ये है कि हम 2027-28 तक
$5 बिलियन का कुछ ना कुछ हम जो है वो कोई एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, ये पता नहीं क्या करना चाहते हैं, वो जनरेट करना चाहते हैं ताकि वो थोड़ा-सा हम हो जाए। एक मैं आपको बता दूँ, आईएमएफ और नो आईएमएफ, जब तक हम अमेरिका की मदद, चीन की मदद, यूरोपियन यूनियन की मदद, इन मददों से बाहर निकल के अपनी मदद आप नहीं करेंगे और अपने पाँव पे नहीं खड़े होंगे, तब तक कोई किसी की मदद से कभी किसी मुल्क ने तरक्की की हो, तो मुझे बताओ दे वो कौन सी? लेकिन शाहजी अपने वसाइल पे खड़े होंगे तो तभी तो ये माइनिंग से ही होगा ना। दुनिया भर में जैसा हम देख रहे हैं, अमेरिका किस चीज़ पे खड़ा हुआ है? अपने ऑयल पे खड़ा हो। यूएई किस चीज़ पे ऑयल पे खड़ा हुआ है। सऊदी अरब ऑयल पे खड़ा हुआ है। की बात से तो अगर $5 बिलियन आपके आप भी आ जाएं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप ख्वाहिश ये कर सकते हैं, लेकिन आई कैन बेट ऑन इट, हम आईएमएफ के प्रोग्राम से कभी भी नहीं निकले हैं। अगले अगले 5 से 10 साल में नहीं निकल सकते। और पॉलिटिकल कंसेंसस ही नहीं है मिनरल के ऊपर। आपने पहले यार, नहीं बनाया। उस टाइम होगा जब हम अपने, एक बात याद रखिएगा, अगर पाकिस्तान के अंदर तब्दीली आनी है ना, तो मुझे अपने घर से तब्दीली लानी पड़ेगी। अच्छा, लास्ट 1 मिनट, 2 रैपिड क्वेश्चन आपने जवाब देना है, उसके बाद वकार साहब इसको वाइंड अप कर देंगे। ये दुबई चलो बजट होगा या नहीं होगा? दूसरा, क्या रियल एस्टेट पाकिस्तान इकोनॉमी को ड्राइव कर सकती है या नहीं कर सकती है? सिंपल, यस और नो में बस जवाब। नहीं, मैं दुबई चलो वाली बात में समझा नहीं। कि मतलब बजट ऐसा हार्ड होगा कि लोग इन्वेस्टर पैसा लेके अभी से ही, ये जो शेब साहब और शकील साहब पटिया चला के आए हैं, वो दुनिया पे चल रही हैं कि जी कैपिटल गेन टैक्स 39% तक जाएगा, तो उसके बाद कौन बंदा यहाँ पे पैसे लगाएगा? सर वो अल्लामा इकबाल ने बहुत ज़माना पहले कहा था कि रहमतें हैं अगियार के काशानों पे और बर्क गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पे। तो ये जो पाकिस्तान का बगैर आवाज़ के शहरी है ना, ये मुसलमान है, इसके ऊपर बर्क गिरती रहेगी। और जो अलायात हैं, वो जो ताकतवर ताकतें शोबे हैं, और रियल एस्टेट आपके ख्याल में इकोनॉमी को ड्राइव कर सकता है या नहीं? वो भी उन्हीं पावरफुल जो इन्फ्लुएंशियल जो सेक्टर्स हैं उनमें से एक है। नहीं है, पर मैंने तो ये पूछा कि क्या इकोनॉमी को ड्राइव कर सकता है या नहीं? सब एक कोई भी एक सेक्टर जो है ना वो इकोनॉमी को ड्राइव नहीं कर सकता। इट्स ऑलवेज कॉम्बिनेशन ऑफ सेक्टर्स जो इकोनॉमी को ड्राइव करेंगे, और उसके लिए ज़रूरी है कि वो सारे फेयरनेस और इक्विटी की बेसिस के ऊपर कुछ एक सेक्टर के ऊपर जो जितना वो इन्वेस्ट करेगा उतना जितना वो रिटर्न देगा उसके ऊपर टैक्सेशन, इसी चीज़ के ऊपर अगर आप सारे सेक्टर्स कंट्रीब्यूट करेंगे तो तब होगा। कोई एक सेक्टर देखे ना, सारी ज़िंदगी हमने एक सेक्टर टेक्सटाइल्स के ऊपर रखा, तो टेक्सटाइल्स ठीक है, उन्होंने आपको एक वो करता था, लेकिन अगर आप उनका इनपुट और आउटपुट का कंपैरिजन कास्ट एनालिसिस वो करें तो आप देखेंगे जी शायद आपने वो पैसे डुबोए ही होंगे इन नटशेल। तो जी शोएब भाई, ये सेम क्वेश्चन। मेरा ख्याल है कि जो दुबई चलो है वो सिलसिला जारी रहेगा, ठीक है ना। और जहाँ तक ड्राइव करने की बात है, अब मेरा ख्याल है लोगों के पास इतनी बाइंग पावर नहीं है कि घर बना सकें पाकिस्तान में। बहुत ही लिमिटेड जो है साइड होगी। और जो मुसलसल ये कहा जाए कि फ़ाइलों वाला काम, बात ये नौजवानों को आप दे क्या रहे हैं? या तो उनको रोज़गार दे रहे होते। यहाँ इंजीनियर लड़के जो हैं वो इस वक्त क्या-क्या काम कर रहे हैं, बाइकें चला रहे हैं। मैं ये उनका रोज़गार है, लेकिन ये कि जब तक आप लोगों को अल्टरनेट नहीं देंगे, फिर लोग फ़ाइलें खरीद के ही सट्टेबाज़ी करेंगे। मुशीबात भाई, देखिए, ये जो बिजली है ना वो पुराने आशियाने के ऊपर ही गिरेगी। और आप लोग शोर ना करें, आँखों में थोड़ी-सी टैक्स रिडक्शन की वो टॉफ़ी डाल दी जाएगी। दुबई मतलब 236 के सी काट कर के तो गेन टैक्स बढ़ा देंगे। तो दुबई नहीं, गेन नहीं बढ़ाएँगे, गेन नहीं बढ़ाएँगे। मेरा नहीं ख्याल गेन बढ़ाएँगे। गलत पट्टियाँ चला के आए ये लोग। नहीं, ये मुझे नहीं पता इन्होंने क्या खबर चलाई है, रैशनलाइज़ेशन हो सकती है, बढ़ाएँगे। और दूसरी चीज़ ये है कि रियल एस्टेट सेक्टर जो है, कोई भी अनप्रोडक्टिव सेक्टर जो पाकिस्तान की इकोनॉमी चला ही नहीं सकता, जो सेक्टर ही अनप्रोडक्टिव है वो कैसे इकोनॉमी चला सकता है? इस लगा डिबेट चाहिए वैसे मुझे ये रहा। ना छेड़ो में लगता है। ना वो बिल कोई इश्यू कोई नहीं सर। मैं वैसे एक बात बताऊं आपको, मैंने वैसे पर्सनली भी बताया था, इधर फोरम पे भी बताता हूँ। ये चेयरमैन एसपीआर साहब के कमरे में हायर्स बैठे हुए थे, तो मैंने उन्हें कहा था ये जो रियल एस्टेट है ना, मुझे आप इसका शहबाज राना समझे। ये भी उनको मुंह पे क्या किया था कि आपने इस रियल एस्टेट पे लाइट नहीं लेना, सही आप इन पे ट्रस्ट ना करें। मैं जनाब तो पहले नूरीनाथ कह चुके हैं सर। ना शहबाज राना साहब, आप खाना पीना शुरू कर दें।
लीव इट आंसर सेम लाइक यस और नो। अच्छा, मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। पिछले दिनों ये मल्टीनेशनल्स के लोग फाइनेंस मिनिस्टर से मिलने के लिए गए। उन्होंने एक बात उन्हें बताई और वो बात ये थी कि सर, हमारे लिए ह्यूमन रिसोर्स को रिटेन रखना मुश्किल हो चुका है। उसकी वजह ये है कि सैलरी क्लास के ऊपर जिस तरह की टैक्सेशन आपने की है, वो लोग प्रेफर कर रहे हैं कि वो दुबई या थाईलैंड या सिंगापुर जाके उन्होंने जॉब्स तलाश करनी शुरू की है। और बहुत से लोग ये कहते हैं कि आप कैश में लें। हमें कुछ ज़्यादा तवक्कुआत यहाँ पे नहीं रखनी चाहिए। इशू ये है कि आप जब तक बजट को सही तरीके से बैलेंस नहीं करेंगे, तब तक जो है वो नहीं होगा। मैं प्रॉपर्टी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, मैं समझता हूं कि जो टैक्सेशन है वो थोड़ी सी तो शायद कम हो जाए। कैपिटल गेंस मैं भी समझता हूं कि नहीं बढ़ सकता। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे आपने पहले ही कैपिटल गेंस का जो रेट रखा हुआ है वो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा वो तो स्टॉक मार्केट की बराबर बराबर की है ना, बराबर। इसीलिए समझता हूँ कि उसको नहीं किया जा सकता। लेकिन जो ट्रांजैक्शन की कॉस्ट है उसमें भी जो सेलर और परचेजर है उसमें कुछ फ़र्क शायद किया जाए। ये प्रपोजल पहले भी एफबीआर के टेबल पे आई थी, लेकिन वो वहाँ से उसकी बात नहीं बनी थी। दूसरा, मैं समझता हूँ कि जो मैं फिर वही कह रहा हूँ कि वो उसी फार्मूले पे अमल करेंगे कि आप ये बताएं कि जो आप रिडक्शन यहाँ पे चाहते हैं उसको कंपनसेट कहाँ से करेंगे आप। ये जो तो मैंने आज के प्रोग्राम में कहा था ना, बैठे चेयरमैन एफबीआर, मैं वे आउट देता हूँ, उन्हें कोई टाइम ही कोई नहीं। ये रैपिड क्वेश्चन और रैपिड क्वेश्चन है। जी रैपिड शाह जी वास्ते जी, पहला सवाल आपने पूछा था कि ब्रेन ड्रेन होगा कि नहीं, मतलब पैसे बाहर जाएँगे कि नहीं दुबई। मुझे तो आज मौका मिले तो मैं आज चली जाऊँ, अगर मुझे नौकरी मिले। मतलब ये हर पाकिस्तानी ही चाहता है। इंडिविजुअल लेवल पे तो चाहता है, इन्वेस्टर लेवल पे भी चाहता होगा कि उन्हें मौका मिले, वो यहाँ से बाहर जाएँ, जहाँ वो सिक्योर भी हों, जहाँ उनकी लाइफ भी ग्रो करे और वो आराम से रह सकें। कुछ पता नहीं है कि आज नेट मीटरिंग चल रही है कि नहीं, कल बंद हो जाएगी। तो सस्टेनेबिलिटी इज़ अ वेरी की इश्यू। और दूसरे नंबर पे जो आपने बात की ना कि रियल एस्टेट सेक्टर मुल्क की तकदीर बदल सकता है कि नहीं, तो आई थिंक आप एग्जाम्पल सीखें डोनाल्ड ट्रंप से। या तो आप लोग भी इतनी कोई रियल स्टेट सेक्टर का बंदा इतनी तरक्की करे, अपना एक मुल्क का वज़ीर आज़म बना ले और फिर कहे कि दुनिया को बदल सकता है, तो फिर तो पॉसिबल है। अदरवाइज होगा ऐसे नुकसान है तो चले जी इसदिल भाई, देखिए कैपिटल गेन यहाँ पर आप बता के आए। कैपिटल गेन की प्रपोजल तो ज़रूर है, हम ये तो नहीं कह रहे लगा दिया या लगाने जा रहे हैं। प्रपोजल तो वो रहती है बजट के अंदर। बहुत सारी प्रपोजल और भी हैं, जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर की भी है, कुछ कह रहे हैं लोग नहीं लगाएंगे, कुछ कह रहे हैं कि कमी करेंगे उसमें। लेकिन ये बात ये है कि अगर टैक्सेस में इजाफा हुआ तो दुबई रवानगी में तेज़ी आएगी, फ़्लाइट्स तेज़ी से जाएंगी। तो अगर ये इस यहाँ इन्होंने स्टे किया या कम किया तो फिर इस सेक्टर में चांसेस हैं कि कुछ एक्टिविटी जनरेट होगी, बिजनेस एक्टिविटी। दूसरा, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम होगी तो उससे ज़्यादा मेरा ख्याल है इम्पैक्ट आएगा, वो कम होना ज़रूरी है। वो तो कम हो ही नहीं सकती। कोई रेगुलेट है ही नहीं पाकिस्तान में। कंस्ट्रक्शन का तो कोई रेगुलेटर है ही नहीं। ये हर चेहर पे, हर दुकान पे आप 7-7 दुकानें आप हुकूमत की मैं एक तारीफ भी कर रहा है। रेगुलेटर ने वैसा नहीं, रेगुलेटर की आपने बात की है तो रेगुलेटर जो हमारे हैं वो तो देखें ना 74 बिलियन रुपीस के फाइन कर चुके हैं मुख्तलिफ सेक्टर्स को। कोई पैसा देने को तैयार नहीं, जुर्माना भरने को तैयार नहीं है। को स्टे ऑर्डर्स ले रहे हैं, स्टे ऑर्डर्स मिलते हैं। कोर्स को मैनेज करने के मेहता साहब इतने क्रिटिकल प्रोग्राम के बाद आप आखिर में आप हुकूमत की तारीफ करना जा रहे हैं। परी वजह पर पाकिस्तान में रहता हूँ, पीका भी है ज्यादा जो है वो देखे ना समझा कर ठीक। ये जो हुकूमत ये इंटरवेंशन करने जा रही है कि ये जो घर छोटे लोग जो छोटे घर 3 मरले के या 5 मरले के, देखे मैंने ना 3 मरले का घर लेना है ना 5 मरले का घर है, 3 लेकिन 5 का। लेकिन आम आदमी के लिए ये बड़ा अच्छा है। हुकूमत इस पे जो सब्सिडी दे सकती है, आईएमएफ को कन्विंस करे। और ये लोगों की देखें, पाकिस्तान में आम आदमी की ज़रूरत है। तो अगर आप ये इंटरवेंशन करें तो मैं समझता हूँ कि एक तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर को भी बूस्ट मिलेगा। और ये जो रियल एस्टेट की बार-बार आप बात करते हैं, रियल एस्टेट के बजाय आप कंस्ट्रक्शन को जितना बूस्ट करें, मैं ज़ाती तौर पे, क्योंकि उसकी वजह ये है, एक एक्टिविटी जनरेट हो। नौकरियाँ मिलती ये हैं लोगों फिक्र जो है ना, को। रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, हाउसिंग, ये पाकिस्तान में दुनिया में एक ही वर्ड है, रियल एस्टेट। इतना ये तो में कितने लोग फाइलें बेच दुनिया में फाइलें नहीं बिकती हैं इमरान जी। क्या मतलब? कहाँ? ओपन फाइल का मतलब क्या है वैसे? लेकिन सर यार जो है लाड मौजूद ही नहीं यार, मैं तेरी बात सुने वो बाहर उतरे हो गए ये बोले वो किसका कसूर है? मैंने ये बात राणा साहब ने काउंटर करना को मैंने प्रॉपर्टी डेवलपर
प्रॉपर्टी डेवलपर का तो बंद करो ना उसको यार। नहीं तो अगर नहीं हो रहा तो फिर हुकूमत छोड़ दे, हमें दे दी। हैं? फिर हुकूमत छोड़ के हम बंद कर रहा। आधी आधी दे तो दी है, बाकी आधी तो रहने से। इस मसले को ख़त्म कर दें जी, रियल स्टेट को छोड़ें, अब तो हम पाकिस्तान को हॉट स्टेट बनाने जा रहे हैं। तो मसला ही ख़त्म हो जाए ना, साहब भी ऑर्डर स्टेट बने जी। तो प्रोग्राम को कंक्लूड करने का वक्त होना चाह रहा है जी। आप तमाम साथियों का शुक्रगुज़ार हूँ, आपने बड़े कीमती वक्त निकाला। अभी भी आपने जाके ज़ाहिर है अपने डेस्क पे काम करने हैं। एहसन साहब आपका शुक्रिया, साथियों का शुक्रिया, ख़ास तौर पे शुक्रिया पावर FM 99 रेडियो स्टेशन का, नजीब अहमद साहब का, उनकी टीम का, शाहिद साहब का, आमिर साहब का, जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ किया। वो नतीजा इसका नाज़रीन अभी तक तो मुझे नहीं समझ आ रहा कि कितना है, लेकिन ये है कि इतना ज़रूर कंक्लूड हुआ है कि आवाम को अभी पुरानी तनख्वाह पे ही काम करना है, बल्कि शायद उससे भी थोड़ी-सी कम हो जाए आहिस्ता। अभी कोई रिलीफ़ के इम्कान नज़र नहीं आ रहे, जब तक कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं रहती, 2-3 साल गवर्नमेंट नहीं रहती, पॉलिसीज़ में कंसिस्टेंसी नहीं रहती, और फिर जाके और कुछ सही सोचें नहीं रहती, जो शहबाज साहब कह रहे हैं कि अंदर क्या डिस्कशंस हो रही हैं और पब्लिक क्या सफ़र कर रही है। वो गैप जो है वो कवर नहीं होता, तो पाकिस्तान के अवाम को मेरा ख़्याल है कि अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, कोशिश करती रहनी चाहिए। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में एक और ग्रेट डिबेट के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।